हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूडाइस को ऑनलाइन कैसे भरते हैं उसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं। इसी के साथ वीडियो के अंदर मैं आपको यूडाइस को ऑनलाइन भरते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और यूडाइस को ऑनलाइन भरने की पूरी प्रक्रिया जानते हैं। देखिए साथियों, यूडाइस को ऑनलाइन भरने के लिए सबसे पहले आपको यूडाइस प्लस की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और इसके लिए आपको गूगल पर साथियों यूडाइस प्लस लिखना है। और जैसे ही आप गूगल पर यूडाइस प्लस लिखोगे तो यूडाइस प्लस का एक लिंक है वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इस तरह से एक लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दो लिंक है, एक है यूडाइस प्लस का और दूसरा है लॉगिन फॉर यूडाइस। आप किसी एक लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली यूडाइस की प्लस की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। और साथियों, इस वेबसाइट पे विजिट करोगे तो इस वेबसाइट के थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ यूडाइस प्लस 2019-20 का जो लिंक है साथियों वो मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली यूडाइस प्लस की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अपन विजिट करते हैं यूडाइस की वेबसाइट पर। तो साथियों, इस तरह से जब अपन यूडाइस प्लस की वेबसाइट पे आ जाएंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले राइट साइड में लिखा हुआ है लॉगिन फॉर स्टेट, यूटीएस, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड स्कूल। तो यहाँ लॉगिन वाले लिंक पे आपको यहाँ क्लिक करना है और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन का पेज है साथियों वो ओपन हो जाएगा। यहाँ साथियों सबसे पहले आपको अपने स्कूल के यूजर आईडी या यूजर नेम आपको यहाँ डालना है। इसके बाद जो पासवर्ड है आपको यहाँ डालना है और फिर नीचे ये जो कैप्चर है साथियों आपको इस बॉक्स में डालने। ध्यान रहे साथियों, जो यूजर नेम है वो आपके स्कूल का डाइस कोड होता है और जो पासवर्ड है आपने लास्ट ईयर यूडाइस ऑनलाइन भरी होगी वही पासवर्ड आपको इसमें काम में लेना है। और जो नए विद्यालय हैं जिन्होंने अभी तक यूडाइस को ऑनलाइन नहीं भरा है तो अगर उनके पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो वो संबंधित अपने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या ऑफिस में जाकर के यूजर नेम और पासवर्ड है वो प्रोवाइड करवा ले। तो चलिए मैं यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालता हूँ और आगे की प्रोसेस शुरू करता हूँ। लॉगिन के लिए साथियों आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यूडाइस प्लस की जो लॉगिन पेज है वो आपके यहाँ ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको 2-3 कॉलम है या जो लिंक है वो दिखाई देंगे। पहला जो लिंक है यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द डीसीपी। अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हो, रूल और निर्देश आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके ऑनलाइन भरने से पहले ये निर्देश है आप पढ़ सकते हो। दूसरे लिंक के अंदर साथियों यहाँ पर आप मैनुअली यूडाइस है वो पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर सकते हो और पहले आप उसे हाथ से भर के फिर उसे आप ऑनलाइन कर सकते हो। अगर पीडीएफ फाइल में आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तीसरे लिंक में साथियों यहाँ जो डीसीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो हर क्लास के, ठीक है। चौथे ऑप्शन में साथियों यहां से अपने को यूडाइस है वो ऑनलाइन भरनी है। क्लिक हियर टू ओपन डीसीएफ टू फिल दैट डाटा। यहां से अपने को डाटा है वो ऑनलाइन भरना है। तो चलिए यहां से अपने जो यूडाइस है वो शुरू होती है। तो चलिए इस पे मैं क्लिक करता हूं और जैसे ही साथियों इस पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने सबसे पहले एक जो मैसेज है वो शो हो जाएगा और इस मैसेज का मतलब ये है साथियों, अगर आपके विद्यालय का नाम, आपके विद्यालय की कैटेगरी, हाईएस्ट और लोअर क्लास या स्कूल मैनेजमेंट में यदि कोई एरर है, कोई गलती है तो साथियों उसका आप चेंजमेंट अपने लेवल पे नहीं कर सकते। यदि आप उसमें चेंजमेंट करवाना चाहते हो तो अपने ब्लॉक लेवल के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो सीबीओ है कार्यालय, उसमें आपको संपर्क करना तो ही आप चेंजमेंट कर सकते हो, वरना आप अपनी इस आईडी से इसमें कोई भी परिवर्तन है वो नहीं कर सकते। चलिए ये तो रही बात चेंजमेंट करने की। देखिए साथियों सबसे पहले आपके सामने यहाँ देखोगे तो आपके सामने लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। यहाँ आप अपनी यूडाइस को हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों किसी एक लैंग्वेज में है वो आप फिल कर सकते हो। इसका मतलब है यदि आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो जितने भी जो ऑप्शन है, जितने भी जो स्टेप हैं साथियों वो इंग्लिश में शो होंगे। अगर आप हिंदी सिलेक्ट करते हो तो हिंदी में यहाँ शो हो जाएगी, लेकिन जो डाटा हमें फिल करना होगा वो साथियों आपको इंग्लिश में ही करना होगा। चलिए राइट साइड में देखिए साथियों यहाँ लिखा हुआ नॉट सर्टिफाइड। इसका मतलब यह है कि अभी तक आपकी जो यूडाइस आपने ऑनलाइन भरी है वो सर्टिफाइड नहीं हुई, क्योंकि जब साथियों इसकी जो 43 स्टेप हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं और वो पूरी सही होती हैं तभी साथियों ये सर्टिफाइड होती है, वरना ये सर्टिफाइड नहीं होती। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसको सर्टिफाइड करना है। इसके अलावा देखियो आगे एक ऑप्शन लिखा हो नॉट स्टार्टेड। इसका मतलब है कि ये यूडाइस है अभी तक है ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुए, कोई भी स्टेप है अभी तक इसकी शुरू नहीं हुई है। अगर साथियों आप थोड़ा सा नीचे देखोगे तो देखिए यहाँ पर देखिए स्टेप दे रखे
रखी हैं और हर स्टेप के आगे लिखा नोट स्टार्टेड, नोट स्टार्टेड। इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने ये यूडाइस है वो स्टार्ट नहीं की है। जैसे जैसे साथियों इसकी स्टेप आप शुरू कर दोगे और हर स्टेप आप कंप्लीट कर दोगे तो यहाँ नोट स्टार्ट हट के कंप्लीट आ जाएगा, यदि आपने स्टेप है वो सही भरी है तो। चलिए साथियों इसकी टोटल है वो 43 स्टेप हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर 43 स्टेप है। लेकिन आपको यहाँ जो 40 स्टेप है यानी 40 वाली स्टेप है, यहां तक आपको डाटा भरना है, फिर अपने डाटा का वैलिडेशन करना है। और जब वैलिडेशन हो जाएगा, और वैलिडेशन साथियों तभी होगा जब आप हर एक स्टेप है सही सही भर के लाओगे, अगर कोई एरर नहीं होगा। यदि एरर होगा तो आपका डाटा का वैलिडेशन है वो नहीं होगा। और ये वैलिडेशन का अपन कैसे पता लगाएंगे कि किस तरह से वैलिडेशन है वो सही है या गलत है, या फिर हमने जो यूडाइस पीछे भर के लेकर आए हैं वो कितनी सही है कितनी गलत है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के साथ आप बने रहे। देखिए साथियों वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा क्योंकि हर एक बात मुझे गहराई से बतानी है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वीडियो को आप स्किप नहीं करें और हर एक स्टेप को अच्छी तरह से आप समझ ले ताकि आपको यूडाइस को ऑनलाइन भरते समय किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। तो देखिए शुरू करते हैं अपन सबसे पहले स्टेप नंबर 1 साथियों। और स्टेप नंबर 1 में 14 स्टेप है साथियों। इन 14 स्टेप को आपको फिल करना है। और ध्यान रहे साथियों सबसे पहले आती है अपने विद्यालय की प्रोफाइल। तो इस प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपके विद्यालय की जो प्रोफाइल है यहाँ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अपने विद्यालय का जो डाइस कोड है वो आपको यहाँ दिखाई देगा, अपने विद्यालय का नाम आपको दिखाई देगा और अपने विद्यालय का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। और ध्यान रहे साथियों अगर यहाँ जो स्टेप नंबर 1 है, प्रोफाइल नंबर 1 है, इसमें अपन कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते। केवल एक अपन जो एड्रेस है और विद्यालय का जो कॉन्टेक्ट डिटेल है वही अपन इसमें डाल सकते हैं। यदि इसकी प्रोफाइल में कुछ चेंजमेंट आपको करवाना तो सीबीओ या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट से ब्लॉक लेवल पर आपको संपर्क करना पड़ेगा। आप यहाँ से डायरेक्टली इसमें कोई भी चेंजमेंट है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको साथियों एड्रेस आपको यहां डालना है। और ध्यान रहे एड्रेस आपको वही डालना है जो आपके विद्यालय को मान्यता जिस एड्रेस पर मिली है, कोई दूसरा एड्रेस आपको नहीं डालना है। इसके अलावा नीचे वाले ऑप्शन में सबसे पहले अपने विद्यालय का जो कॉन्टेक्ट डिटेल है वो आपको यहाँ डालनी है। इसके बाद यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिव जो पर्सन है यानी इस यूडाइस का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन पर्सन लेगा उस पर्सन का आपको यहाँ नाम डालना है। किसी एक व्यक्ति का आप नाम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डालने के बाद साथियों आप अपने विद्यालय की ईमेल आईडी वो आप जरूर डालिए यहाँ। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो वो आप बना लीजिएगा। इसके अलावा यदि आपके विद्यालय की कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट का जो यूआरएल है आप यहाँ डाल सकते हो। अगर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हो। एक बात आपको यहां बताऊंगा साथियों, जहां जहां पर जो स्टार लगा हुआ है ये देखिए, आप मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए स्टार लगा हुआ है। जिस जिस स्टेप के ऊपर ये स्टार लगा हुआ वो आपको कंप्लीट करने है, वो कंपलसरी है। और जिसके ऊपर कोई स्टार नहीं लगा हुआ वो जरूरी नहीं है, आप उसे खाली भी छोड़ सकते हो। चलिए यहां पर हमने डाटा वो फिल कर दिया। और फिल करने के बाद चलिए हमने डाटा फीड कर दिया। और फीड करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन लिखा सेव एंड नेक्स्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे अपन सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये स्टेप है फिल हो जाएगी। अगर सब कुछ इसमें सही रहा, अगर कोई एरर नहीं रहा तो आप यहाँ देख सकते हो साथियों ऊपर एक मैसेज यहाँ शो हो रहा है कि प्रीवियस फॉर्म सेव्ड सक्सेसफुली, यानी पहली स्टेप है अपनी यहाँ कंप्लीट हो गई है और ग्रीन कलर का बॉक्स आ गया है। अगर मान लीजिए साथियों कोई भी स्टेप के अंदर यहाँ पर रेड कलर का बॉक्स आता है, एरर मैसेज यहाँ शो होता है, तो इसका मतलब कि आपने जो स्टेप भरी है उसमें कोई डाटा मिसमैच हो रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और जो डाटा मिसमैच हो रहा है वो आपको यहाँ स्क्रीन पे है साथियों, वो आपको यहाँ दिखा देगा। तो ध्यान रहे जब भी इस प्रकार का एरर मैसेज आए तो वो आप पढ़कर देख लेना कि आप कहां गलती कर रहे हो। चलिए स्टेप नंबर 1 के अंदर ही अपन यहां से स्टेप नंबर 1.15 से लेकर 1.26 तक की डिटेल है साथियों अपन यहां भरेंगे। अगर मैं आपको यहां पीछे करके दिखाऊं, एक बार मैं आपको यहां पीछे लेकर चलता हूं साथियों ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए हमने स्टेप नंबर 1 यहां कंप्लीट कर ली और लिखा हुआ है साथियों, आप देख सकते हो यहाँ स्टेप नंबर 1 आगे कंप्लीटेड लिखा हुआ है। तो और नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे अभी नोट कंप्लीटेड यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपने जो स्टेप भरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से जो जो आप स्टेप भरकर लेकर आओगे वो कंप्लीट होती जाएंगे, सेव होती जाएंगे और यहाँ पर ग्रीन कलर का जो कंप्लीटेड वर्ड है वो यहाँ शो होता जाएगा। चलिए अगली स्टेप को कैटेगरी है, कैटेगरी पे अपन क्लिक करते हैं। और कैटेगरी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये स्टेप नंबर 1 का ही 1.15 से लेकर 1.26 तक की स्टेप है। सबसे पहले साथियों यहाँ आपको अपने विद्यालय की जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ चूज करनी है। ठीक है, अगर आपके विद्यालय पहले से यहाँ कैटेगरी चूज है, अगर आप इसमें चेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो साथियों आप अपने जो सीबीओ ऑफिस है वहां से संपर्क करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके विद्यालय की जो कैटेगरी है वो कक्षा 1 से 8 तक हो सकती है, 1 से 10 तक हो सकती है, या फिर 1 से 12 तक हो सकती है, या फिर 10 से 12 तक हो सकती है। लेकिन यहाँ पर
गलत शो हो रहा है तो यहाँ आप खुद चेंजमेंट नहीं कर सकते। और यहाँ एक बात और आपको बताऊंगा साथियों, यहाँ पर जो ये जो कलर है बॉक्स का फीका फीका है, और जहां पर अपन माउस ऊपर लेकर आते हैं तो देखिए ये एक रेड कलर का क्रॉस है दिखाई देता है। तो इसका मतलब यही है कि इन स्टेप में अपने लेवल पर इसमें किसी प्रकार का एडिट है वो अपन नहीं कर सकते। चलिए अगले ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 1.19 की अपन बात करते हैं। ये अपने को यहाँ भरना, और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहते हो, यहाँ पर आपके विद्यालय का जो लेवल है, जो कैटेगरी है, जितनी कक्षाएं संचालित है, मान लीजिए कक्षा 1 से लेकर 12 तक आपका विद्यालय संचालित है, तो पर कक्षा में कितने सेक्शन है आपको इस स्टेप में सेक्शन डालने हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कक्षा 1 है, इसका 1 सेक्शन है, कक्षा 2 है, इसके 2 सेक्शन है, कक्षा 3 है, इसके 4 सेक्शन है। जितने सेक्शन है वो आपको यहां डालने। लेकिन साथियों ध्यान रखना, जब आप ये सेक्शन डाल रहे हो तो आपके विद्यालय में उतने कमरे कक्षा कक्ष के प्लस जो अदर कमरे हैं वो आपको यहाँ डालने हैं। वो आपको मैं आगे बताऊंगा कि इस सेक्शन का मतलब कहाँ जाके अपनी जो डाइस है वो एरर कर सकती है। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने फॉर एग्जाम्पल 12 क्लास तक आपकी कक्षाएं हैं और यहाँ पर एक एक रूम आपने यहाँ डाल दिया, ठीक है, और आगे जाकर आपने कमरों की संख्या 12 की बजाय 11 डाल देते हो तो आपकी जो यूडाइस है वो एरर करने लग जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें साथियों। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक बात है वो गहराई से बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा आप देखिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। चलिए साथियों अगली स्टेप की बात करते हैं, और अगली स्टेप आती है 1.20। यहाँ पर अपने विद्यालय की मान्यता वर्ष आपको यहाँ लिखना है, जिस दिन आपकी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ था, अपनी संस्था का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो आपको साथियों यहाँ लिखना है, ठीक है। इसके अलावा 1.21 के अंदर साथियों अपने विद्यालय को किस किस वर्ष में कौन कौन सी क्लास को मान्यता मिली है, प्राइमरी को कब मिली है वो आपको यहाँ डालनी है, अपर प्राइमरी को कब मिली है, सेकेंडरी को कब मिली है और हायर सेकेंडरी को कब मिली है, ये आपको मान्यता यहाँ डालनी है। चलिए अगली स्टेप की बात करूं, और अगली स्टेप है साथियों यहाँ 1.22, और 1.22 के अंदर साथियों यहाँ अपने स्कूल का अपग्रेडेशन आपको यहाँ लिखना है। मान लीजिए आपका विद्यालय पहले प्राइमरी तक था, फिर प्राइमरी से अपर प्राइमरी हो गया, तो वो मान्यता आपको कब मिली, सेकेंडरी था, सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी या फिर हायर सेकेंडरी कब होगा वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। चलिए अगला जो ऑप्शन आता है 1.23 में लिखा हुआ कि इस दिस ए स्पेशल स्कूल ऑफ CWSN, यानी स्पेशल कैटेगरी के लिए विद्यालय है क्या आपका, तो आपको यहाँ येस या नो करना आपके विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार। 1.24 की बात करें तो यहाँ पर अपने स्कूल की जो शिफ्ट है वो दिखानी है। अगर आपका विद्यालय 2 शिफ्ट में चलता है, सुबह भी चलता है शाम में भी चलता है, तो आपको यहाँ येस करना, वरना आपको यहाँ नो रखना है, ठीक है। इसके अलावा 1.25 में साथियों अगर आपका विद्यालय रेजिडेंशियल है तो आपको यहाँ येस और नो करना है, यानी आवासीय है अगर आपका विद्यालय तो आपको यहाँ येस और नो करना है। तो यहाँ अगर आवासीय है तो येस कर दीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। यदि आप येस कर चलिए आगे स्टेप की बात करते हैं। अगर साथियों आप 1.25 में येस करते हो तो आगे के ऑप्शन आपको यहाँ भरने हैं, अगर नो करते हो तो कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ नहीं भरना है। चलिए स्टेप नंबर 1.26 की बात करते हैं कि आपका जो विद्यालय वो माइनॉरिटी या फिर जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो मैनेजमेंट करता है या नहीं करता है, तो आपको यहाँ नो करना है। अगर आपका विद्यालय माइनॉरिटी समुदाय को मैनेज करता है, केवल और केवल माइनॉरिटी, तो आपको येस करना है। यदि को एजुकेशन है, सभी प्रकार के समुदाय होते हैं, सारी प्रकार की कास्ट के स्टूडेंट को आप एजुकेशन देते हो, तो आपको यहाँ नो करना है। और केवल केवल माइनॉरिटी के लिए जैसे कोई मदरसा हो गया इस प्रकार से, तो आपको येस करना है, ठीक है। अगर येस करते हो तो यहाँ पर आगे ऑप्शन आपको देने, अगर नहीं करते हो तो आपको आगे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। यदि साथियों कोई एरर नहीं रहा तो अपनी जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी और आप देखोगे कि प्रवेश फॉर्म सेव्ड सक्सेसफुली। और हमारा जो बॉक्स है साथियों ये भी ग्रीन कलर का हो गया है, और मान लीजिए साथियों ये ग्रीन कलर का हो जाता है तो हमारी स्टेप फिलहाल है वो सही भर्ती आ रही है। चलिए अगली स्टेप की बात करते हैं साथियों, और अगली जो स्टेप है वो है 1.27 से लेकर 1.39 तक, ठीक है। यहां पर आपको सबसे पहले अपनी भाषा का चुनाव करना है, और स्टेप नंबर 1.27 के अंदर सबसे पहले हमें मातृभाषा को सिलेक्ट करना है कि अपने भारत की जो मातृभाषा है क्या उसी भाषा में आपके विद्यालय में बच्चों को एजुकेशन या शिक्षा दी जा रही है, तो आपको येस करना है, ठीक है। इसके बाद मीडियम की अपन बात करते हैं, माध्यम की बात करते हैं कि आपके विद्यालय में कौन कौन से माध्यम की जो मान्यता है वो मिली हुई है, हिंदी है, इंग्लिश है या फिर इसके अलावा कोई भी है। अगर एक माध्यम है तो आप एक सिलेक्ट कीजिए, अगर 2 माध्यम है तो आप यहां 2 सिलेक्ट कीजिएगा। चलिए स्टेप नंबर 1.29 की बात करें
तो यहाँ पर आपको कम से कम 3 लैंग्वेज आपको यहाँ दर्शानी है। देखिए लैंग्वेज कम से कम हर एक विद्यालय के अंदर 3 होती हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत या फिर गुजराती या फिर उर्दू या फिर पंजाबी। तो आपके विद्यालय में जो 3rd लैंग्वेज है वो आपको इस ऑप्शन में सिलेक्ट करनी है। हिंदी और इंग्लिश बाय डिफॉल्ट तो रहते ही है, और जो 3rd लैंग्वेज है वो कोई भी हो सकती है। आप अपने विद्यालय की मान्यता के अनुसार यहाँ से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। हिंदी, गुजराती, संस्कृत, सिंधी, जो भी आप करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। चलिए स्टेप नंबर 1.30 की अपन बात, तो आपके विद्यालय की जो सरी है वहां पर प्री वोकेशनल करवाया जाता है कोर्स या नहीं करवाया जाता है, तो आप यहां पर नो करना है। और स्टेप नंबर 1.31 में भी आपको यहां नो करना है, क्योंकि जो वोकेशनल जो विद्यालय होते हैं उनकी श्रेणी अलग होती है साथियों। तो तकरीबन अपने इंडिया के अंदर वोकेशनल जो स्कूल है उनकी संख्या कम होती है, तो नॉर्मल एक जो विद्यालय होता है वहां पर इसे आपको नो ही करना है। चलिए 1.32 की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां बोर्ड सिलेक्ट करना है कि आपके विद्यालय को किस बोर्ड से मान्यता मिली है। आरबीसी से मिली है या स्टेट बोर्ड से आपको मिली है या फिर आपको यहाँ सीबीएसई बोर्ड या सीआईएससी बोर्ड कहाँ से आपको मिली है, तो यहाँ आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। जो भी बोर्ड आपको लगता है सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, आईसीए या फिर इंटरनेशनल बोर्ड कोई भी है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। चलिए इसके बाद यहाँ आपको उस बोर्ड के जो एफिलिएशन नंबर है वो आपको यहाँ डालने। स्टेप नंबर 1.33 में साथियों आपको जो हायर सेकेंडरी है यानी 12th क्लास अगर आपके विद्यालय में चल रही है तो उसकी मान्यता किस बोर्ड से मिली है तो वो भी आपको यहां से सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके जो कोड है वो डालना है। तकरीबन सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का बोर्ड है वो एक जैसा ही होता है, तो दोनों में एक जैसे यहाँ आ जाएंगे। चलिए साथियों आगे 1.34 स्टेप की अपन बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको जो अपने नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल है या फिर कोई एडेड स्कूल है वहां से आपके विद्यालय की दूरी कितनी है, तो वो दूरी आपको यहां दर्शानी है। सबसे पहले प्राइमरी स्कूल की दूरी कितनी है, फिर अपर प्राइमरी स्कूल की दूरी कितनी है। कहने का मतलब है इन दोनों तीनों चारों ऑप्शन के अंदर आपके विद्यालय के सबसे नजदीक कोई गवर्नमेंट विद्यालय अगर पड़ता है तो वो कितनी दूर है, वो दूरी आपको यहां किलोमीटर में आपको यहां दर्शानी है। चलिए अगली स्टेप की बात करते हैं। और अगली स्टेप साथियों 1.35 है। यहां पर आपके अपने विद्यालय की रास्ते की स्थिति है वो दर्शानी है कि आपके विद्यालय तक स्टूडेंट या फिर जो अभिभावक पहुंचने के लिए कोई पक्की मार्ग है या सड़क है या नहीं है, तो आपको यहाँ ये ही करना, क्योंकि तकरीबन अपने ऑल इंडिया में सड़क है वो पक्की हो चुकी है, तो ऐसे में कच्चा रास्ता कहीं नहीं है, तो आप इसे ये सी कीजिए। चलिए 1.35 से वो कंप्लीट हो गई। अगली स्टेप की अपन बात करते हैं। तो अगली जो स्टेप है 1.37 आती है। और सबसे पहले आपको यहाँ जो लास्ट ईयर अपने स्कूल थे वहां पर कितने दिन है वो अपने विद्यालय लगा था, कितने टोटल डे थे टीचिंग के, वो आपको यहाँ डालने। प्राइमरी के अलग हो सकते हैं, अपर प्राइमरी के अलग हो सकते हैं, सेकेंडरी के अलग हो सकते हैं, हायर सेकेंडरी के अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है 1 से लेकर 12 तक की कक्षाओं के जो डे है पिछले साल के जो वर्किंग डे है, जिस दिन अपना विद्यालय चला था, जिस दिन क्लास चली थी, वो सबके अलग अलग भी हो सकते हैं या फिर सबके सेम भी हो सकते हैं। तो आप अपने स्कूल के पिछले साल की जो अटेंडेंस शीट है वो देख लीजिएगा, तो वहां से आप ये डाल सकते हो। चलिए अगले स्टेप की बात करता हूं 1.38 की। तो यहां पर देखिए साथियों 1.38 के अंदर आपको डालना है कि पर डे के हिसाब से आपके विद्यालय के अंदर जो स्टूडेंट है वो कितने घंटे रुकते हैं या फिर वो पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए प्राइमरी में कितने करते हैं वो आपको यहां डालना है। कहने का मतलब है 1.38 के अंदर आपको अपने विद्यालय का जो टाइम है कि आपका विद्यालय कितने घंटे संचालित होता है वो आपको यहां डालना है। अब ये जरूरी नहीं है कि सब जो प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक का जो टाइम है वो समान हो, ये अलग अलग भी हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं 1.39 वाली स्टेप की। तो इसके अंदर टीचर की डिटेल आपको डालनी है कि पर डे टीचर वो कितने घंटे यहां पर रुकता है, 2 घंटे, 5 घंटे या 6 घंटे। तो साथियों ये तो जाहिर है कि जितने घंटे हमारी स्कूल लगती है उतने घंटे ही टीचर है वो यहां अध्ययन बच्चों को करवाएगा, तो यहां लगभग दोनों में समान ही यहां आ जाएगा। चलिए ये अपने कंप्लीट हो गए। कंप्लीट होने के बाद साथियों आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगली स्टेप है वो ओपन हो जाएगी। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि प्रीवियस फॉर्म सेव्ड सक्सेसफुली। अगली स्टेप साथियों 1.40 है। और इस 1.40 में यदि आपके विद्यालय में CCC कोर्स करवाया जाता है या उसका कोर्स के लिए वर्किंग किया जाता है तो आप यहाँ यस कर सकते हैं। तकरीबन नॉर्मल विद्यालयों में ये कोर्स है वो नहीं करवाया जाता, तो आप सभी कॉलम में नो है वो कर सकते हैं। यदि आपके विद्यालय में ये व्यवस्था है CCC की तो आप यहाँ यस कर सकते हैं, वरना इसे आप खाली है वो छोड़ सकते हैं। चलिए
यहाँ कर अगर आप यहाँ यस करते हैं इसी में, तो आगे वाले ऑप्शन आपको यहाँ भरने पड़ेंगे, वरना ये आपको खाली ही रखने। चलिए साथियों अगली स्टेप की बात करते हैं, और जो अगली स्टेप है वो आती है 1.41। साथियों 1.41 के अंदर आपको आरटी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ आपको डालनी है। ठीक है, आपकी स्कूल के अंदर आरटी के अंदर कितने स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है कक्षा 1 से लेकर 8 तक करंट ईयर में, ठीक है, वो आपको यहाँ डालनी है, और लास्ट ईयर में कितना था वो आपको यहाँ डालनी है। अगर आरटी में एडमिशन नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है, तो यहाँ पर आपको 00 यहाँ डालना है। अगर आपके विद्यालय में आरटी में स्टूडेंट का एडमिशन है, तो साथियों अगली स्टेप के अंदर आपको कक्षा 1 से लेकर और कक्षा 8 तक टोटल स्टूडेंट की आपको क्लास वाइज संख्या लिखनी है कि बॉयज कितने हैं फर्स्ट क्लास में और गर्ल्स कितनी है, इसी तरह से सभी कक्षाओं में आपको लिखना है। चलिए अगली स्टेप की बात करूं बी के अंदर 1.42 में, तो यहाँ पर वीकर सेक्शन के बारे में आपको यहाँ लिखना, जो आर्थिक वर्ग से पिछड़े हुए हैं, जिनके लिए आपको अपने विद्यालय को कोई भूमि मिली है, कोई बिल्डिंग आपको यहाँ मिली है, या कोई फैकल्टी या कोई फैसिलिटी मिली है स्टूडेंट को, अगर मिली है कक्षा वाइज 1 से लेकर 12 तक आपको यहाँ दर्शाना है। अगर आपने नहीं मिली है तो आप यहाँ पर 00 है वो भर सकते हैं। ये भरने के बाद साथियों आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और जैसे ही सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो आपकी ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगी और बॉक्स का कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। यहाँ से साथियों स्टेप नंबर 2 है वो शुरू हो जाती है अपनी यूडाइस की, और ये जो स्टेप है 2.1 से लेकर 2.6 तक चलेगी। और यहाँ हमें अपने क्लासरूम की स्थिति है वो दर्शानी है। सबसे पहले बात करें अपन 2.1.1 की, यानी 2.1.1 की, तो सबसे पहले अपने स्कूल की बिल्डिंग को यहाँ दर्शाना है कि अपने स्कूल की जो बिल्डिंग है वो किराए पर है या सेल्फ है या प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है या बिल्डिंग नहीं है, कोई भी है। अगर आपका विद्यालय किराए के ऊपर है तो आप रेंटेड यहाँ दिखा सकते हो, यदि प्राइवेट है तो आप प्राइवेट यहाँ दिखा सकते हो। तो तकरीबन विद्यालय वो किराए पर ही होते हैं। चलिए अगली स्टेप में अपन बात करें साथियों यहाँ, तो सबसे पहले स्कूल की जो बिल्डिंग है उसके प्रकार को आपको यहाँ दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ आता है टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक, अपने स्कूल के कितने ब्लॉक में चल रही है, 1 ब्लॉक में चल रही है या फिर 2 ब्लॉक में चल रही है। ठीक है, तो आपको ब्लॉक संख्या आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है, इसके बाद पक्की बिल्डिंग आपको यहाँ दिखानी है कि जितने ब्लॉक चल रहे हैं उनमें कितनी तो पक्की बिल्डिंग है और कितनी यहाँ पर कच्ची बिल्डिंग है। चलिए आगे यहाँ अगर आपके विद्यालय की जो बिल्डिंग पक्की है लेकिन उस पर छत नहीं है, तो आपको यहाँ उसकी संख्या आपको यहाँ दर्शानी है। ठीक है, कच्ची बिल्डिंग कितनी है वो आपको यहाँ डालनी है, अगर है तो ठीक है, टेंट कोई है तो आप यहाँ डाल सकते हो। इसके अलावा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है यानी बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है तो आप उसकी संख्या आप यहाँ देख सकते हो। अगर नहीं है तो 00 आप डाल सकते हो, लेकिन यहाँ बिल्डिंग जो है ब्लॉक है वो आपको डालना है, पक्की बिल्डिंग है ये आपको जरूर डालना, बाकी आप इसे 00 भी लिख सकते हैं। चलिए अगली स्टेप की बात करें 2.1.3 की, तो टाइप ऑफ बाउंड्री, यानी आपके विद्यालय के चारों तरफ बाउंड्री है या नहीं है, अगर है तो किस प्रकार की है, पक्की है, कोई कच्चा है या फिर नहीं है या फिर कोई अदर है, तो यहाँ पर आपने आवश्यकता के अनुसार ऑप्शन है उसका आप चुनाव कर लीजिएगा। चलिए 2.1.4 की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले क्लासरूम की स्थिति आपको यहाँ दर्शानी है। और सबसे बड़ी बात यही है साथियों, क्योंकि अपने डाइस में जो एरर आता है वो यहीं से शुरू हो जाता है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि पर क्लास के कितने सेक्शन है स्टेप नंबर 1 में, अगर वो सेक्शन और अपने स्कूल के अंदर जो क्लासरूम है यदि उनकी संख्या सही नहीं मिली तो साथियों अपनी जो स्टेप है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। मान लीजिए आपने पीछे सेक्शन सहित सभी क्लासों की रूम की संख्या है वो 27 आपने पीछे की थी, तो 27 ही आपको यहाँ करनी है। ठीक है, ध्यान रही इस बात का, वरना ये स्टेप है आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर केवल और केवल क्लासरूम दर्शाने हैं आपको, पूरी स्कूल के कमरे हैं वो नहीं दर्शाने हैं, जैसे प्रिंसिपल रूम है या स्टाफ रूम वो आपको नहीं दर्शाने। जिन रूम में जिन कमरों में कक्षा कक्ष लगता है वही आपको यहाँ दर्शाना है। चलिए आगे बात करते हैं नंबर ऑफ क्लासरूम अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी निर्माणाधीन कौन से ऐसे कमरे अगर हैं तो आप यहाँ संख्या लिख दीजिएगा, नहीं है तो आप 0 छोड़ दीजिए। चलिए अगले ऑप्शन में यहाँ अपने क्लासरूम की कंडीशन के बारे में बताना है कि टूटा फूटा हुआ है, कोई जीर्ण शीर्ण है तो आप यहाँ लिख सकते हो, वरना इसे आप खाली भी छोड़ सकते हो, 0 आप कर दीजिएगा। चलिए अगली स्टेप की मैं बात करता हूं। अब देखिए यहाँ पर लिखा आउट ऑफ द टोटल क्लासरूम यूज इंस्ट्रक्शनल पर्पस द डिटेल बाय स्टेट लेवल। अब देखिए साथियों यहाँ पर भी एक बात आपको यहाँ ध्यान में रखना है। मान लीजिए हमने नीचे अभी देखिए क्लासरूम की जो स्थिति है वो दर्शाई थी, आप देख सकते हो यहाँ क्लासरूम की स्थिति दर्शाई थी, और यहाँ पर आपने प्री प्राइमरी के कितने रूम्स हैं,
प्राइमरी में कितने, यानी प्राइमरी 1 से लेकर 5 तक चलती है, तो प्रत्येक कक्षा का एक रूम तो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अपर प्राइमरी के कितने कक्षा 6, 7, 8 के कितने हैं, तो 3 रूम होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी लेवल के 9 और 10 के कितने, तो आप अगर मान लीजिए सेक्शन में चल रही है कक्षा 10 4 सेक्शन में चल रही है, या कक्षा 9 10 सेक्शन में चल रही है, तो सेक्शन के हिसाब से आप टोटल संख्या आपको यहां डालनी है। और इसी प्रकार हायर सेकेंडरी में आपको यहां टोटल सेक्शन की नंबर या रूम की संख्या आपको यहां डालनी है। अब साथियों इस बात का एक ध्यान रखें आप कि आपने पीछे जो सेक्शन लिखे हैं स्टेप नंबर 1 में, उतने ही सेक्शन आपको यहां आने चाहिए, वरना आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलिए अगली स्टेप की बात करते हैं, और अगली स्टेप के अंदर आता है टोटल नंबर ऑफ रूम अदर देन क्लासरूम अवेलेबल इन द स्कूल, यानी फिलहाल जो रूम चल रहे हैं वो क्लास के तो हैं, इसके अलावा कितने ऐसे रूम बचे हैं जो आप आगे भविष्य में कक्षा क्लास के लिए यूज करोगे, तो वो संख्या आपको यहां दर्शानी है। चलिए अब यहां पर अपने क्लासरूम की कंडीशन दर्शानी है सेक्शन नंबर 3 में, और यहां जो कंडीशन है पक्का है कच्चा है कितना है वो आपको यहां दर्शाना है। और ये देखिए हमने यहां रूम 27 लिखे हैं, तो पक्के रूम कितने हैं वो आपको यहां लिखने हैं, ठीक है। अगर आपने पीछे कच्चा अगर लिखा है तो कच्चे भी आप यहां डाल सकते हो, लेकिन तकरीबन स्कूल में पक्के ही रूम्स होते हैं। चलिए साथियों अगले ऑप्शन की बात करते हैं 2.1.5 की। तो यहां पर इस ऑप्शन में आपको अगर आपके विद्यालय की जो भूमि है, जो लैंड है, अगर आप अपने विद्यालय की जो फैकल्टी अगर बढ़ाना चाहते हो तो क्या उसके लिए जगह अवेलेबल है, तो आपको यहाँ यस करना है। अगर मान लीजिए आपके विद्यालय में आपको 5 कमरे और बढ़ाने, तो क्या उसके लिए जगह है, तो आपको यहाँ यस करना, वरना आपको यहाँ नो करना। चलिए अगली स्टेप की बात करते हैं 2.1.6 के अंदर साथियों, यहाँ पर जो हेड टीचर और जो प्रिंसिपल है, क्या उनका जो रूम है सेपरेट है या एक ही है, तो आपको यहाँ यस करना। अगर दोनों के लिए अलग अलग है तो आप इसे नो कर दीजिएगा। चलिए अगली स्टेप की बात करते हैं, और देखिए ये स्टेप यहाँ कंप्लीट हो गई। यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और जैसे साथियों सेव नेक्स्ट पे अपन क्लिक करेंगे तो अपनी ये स्टेप है कंप्लीट हो जाएगी, और ग्रीन कलर का बॉक्स है वो आप ऊपर देख सकते हो। चलिए अगली स्टेप आ गई साथियों, अगली स्टेप भी 2 नंबर स्टेप है, लेकिन ये 2 नंबर की 1.7 से लेकर 2.1.19 तक ये चलने वाली। यहां पर सबसे पहले आपको अपने विद्यालय की टॉयलेट फैसिलिटी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर लिखा सबसे पहले क्या आपके विद्यालय में टॉयलेट है, तो आपको यहां यस करना, और आपको यस ही करना है, यहां पर नो नहीं करना है, ठीक है। अगर यहाँ साथियों आप यस करते हो तो यहाँ पर अपने टॉयलेट्स की डिटेल है वो आपको यहाँ भरनी है कि कितने टॉयलेट हैं वो गुड कंडीशन में है, कितने फ्रेंडली टॉयलेट्स हैं, कितनी यहाँ पर सीट्स लगी हुई हैं, कहाँ पर पानी आ रहा है, कहाँ पर हाथ धोने का है, ये सारी संख्या आपको यहाँ लिखनी है। नॉर्मल बातें हैं, आप इसे कर सकते हो। चलिए ये करने के बाद साथियों आगे नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ने के बाद आप आसानी से हैं आप समझ सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ये मान लीजिए ये स्टेप आपने पूरी कर ली साथियों। यहाँ पर केवल टॉयलेट और बाथरूम के बारे में पूछा कि रैंप है कि नहीं है, सीढ़ियां है कि नहीं है, ये स्टेप है पूछिए। यहां पर ये होने के बाद साथियों मैं यहां डायरेक्टली स्टेप नंबर आ जाता हूं 2.1.12 के अंदर, और यहां पर लाइब्रेरी या बुक बैंक के बारे में आपसे पूछा है। तो सबसे पहले यहां देखिए आपके विद्यालय में लाइब्रेरी है तो आपको यस करना है। यदि लाइब्रेरी है तो आपकी लाइब्रेरी में कितनी टोटल बुक हैं वो आपको यहां डालनी है। टोटल बुक की मैं यहां बात कर रहा हूं। इसके अलावा एनसीईआरटी, एनबीटी या फिर कोई अन्य गवर्नमेंट जो पब्लिशर की बुक हैं तो वो टोटल संख्या आपको यहां डालनी। बुक बैंक अगर आपके विद्यालय में है तो आप यस कर दीजिएगा। यदि रीडिंग कॉर्नर है, बच्चे जहां पर बैठकर पढ़ते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था तो आप इसे यस कर दीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये करने के बाद साथियों आपको अगली जो स्टेप है साथियों 2.1.19, क्योंकि पीछे वाली जो स्टेप है साथियों नॉर्मल है, आप पढ़ने से आसानी से कर सकते हो। तो यहां देखिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट के फर्नीचर के बारे में आपको बताना है कि आपके विद्यालय में कितने स्टूडेंट के लिए फर्नीचर है वो अवेलेबल है या फिर उपलब्ध है। तो टोटल संख्या आपको यहां दर्शानी, और ध्यान रहे जितने आपके विद्यालय में स्ट्रेंथ है तो कम से कम स्ट्रेंथ के अनुसार फर्नीचर होना चाहिए। प्राथमिक और जो उच्च प्राथमिक कक्षा है उनके लिए फर्नीचर कंपलसरी नहीं है साथियों। तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी जो कक्षा है उनके लिए फर्नीचर है वो कंपलसरी होता है। तो ऐसे में आप उस संख्या का ध्यान रखें। यह करने के बाद सेव और नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही सेव नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अगर स्टेप सही रही तो साथियों देखिए ग्रीन कलर का बॉक्स ये आ जाता है। इसके बाद साथियों अगली जो स्टेप है वो ये शुरू हो जाती है, और इस स्टेप के अंदर हमें फिजिकल फैसिलिटी है उसके बारे में बताना होता है, ठीक है। ये जो स्टेप है 2.2.1 से लेकर 2.2.3 तक ये चलने वाली है। तो ये नॉर्मल बातें हैं, आप इसे एक बार पढ़ लोगे तो आसानी से इसमें आप समझ जाओगे। तो देखिए अगर अपन
ए की बात करें, ऑप्शन नंबर ए की यहां बात करें तो यहां देखिए सेपरेट रूम फॉर असिस्टेंट हेड टीचर एंड वाइस प्रिंसिपल। यदि प्रिंसिपल और हेड टीचर का जो रूम है वो सेपरेट है, एक ही है, तो आपको यहां यस करना है। यदि दोनों के लिए अलग अलग है तो इसे आपको नो करना है। ध्यान रहे ये बात हमने पीछे वाली स्टेप में भी शो की थी, वहां पर भी हमने यस किया, तो आपको भी यहां पर यस करना है। अगर आपने पीछे नो कर दिया तो यहां पर भी आपको नो करना। चलिए आगे बात करते हैं बी वाले ऑप्शन की। तो यहां देखिए सेपरेट कॉमन रूम फॉर गर्ल्स, यानी गर्ल के लिए कॉमन रूम है या नहीं है, तो आप यहां से यस कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं अपने विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार। यह करने के बाद साथियों नीचे वाली स्टेप में अपन आते हैं। यहां देखिए 2.2.2 वाली स्टेप में आते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपका विद्यालय यदि सीनियर सेकेंडरी लेवल का है तो साथियों जो लेबोरेटरी है, लैब है, उसके बारे में आपको यहां बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, लैंग्वेज, जियोग्राफी, होम साइंस, इस प्रकार की जो लैब होती हैं उनके बारे में आपको बताना। तो यहां पर सब में अगर आपके विद्यालय में उस सब्जेक्ट की मान्यता मिली है तो आपको सब में यस करना है, तो आपको फुल इक्विपेड करना है। क्योंकि अगर लैब है तो सामग्री सारी अपनी लैब में है जो आवश्यकता के अनुसार, नहीं है तो भी आपको यहां यस करना है। चलिए ये नॉर्मल बातें हैं साथियों, एक बार इसे पढ़ लोगे तो आप इसे समझ जाओगे। चलिए इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और सेव नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखिए साथियों, अब देखिए यहां पर जो मैं एरर आपको शो करवाना चाहता था तो ये एरर यहां आ गया है। देखिए हमारी जो स्टेप है साथियों अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। आप देखिए यहां पर जो बॉक्स का कलर है वो रेड कलर का हो गया। इसका मतलब ये है साथियों हमारी जो पहली जो स्टेप है हमने अभी जो फिलहाल भर रहे हैं उस स्टेप में कहीं ना कहीं एरर है। तो यहां पर ये एरर मैसेज है वो शो कर रहा है साथियों, देख सकते हो आप कि टोटल फैकल्टी स्टेप नंबर 2.20 A2I अवेलेबिलिटी काउंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन अदर रूम 2.1 स्टेप नंबर बी के अंदर। देखिए साथियों हमने फिलहाल यहां पर जो लैब है उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। ठीक है, हमने टोटल कमरों की जो संख्या पीछे कुछ और दर्शाती थी, और वहां पर एक बात और पूछी थी कि क्लास रूम के अलावा आपके पास कितने ऐसे रूम हैं जो आप शिक्षण कार्य में काम में ले सकते हो। तो वहां पर हमने कहीं ना कहीं जो गलती है वो कर दी। अब वो गलती आपको मैं दिखाता हूं, क्योंकि साथियों हमने यहाँ फिजिक्स की लैब है वो कर दी, केमिस्ट्री की लैब है वो भी हमने कर दी, और बायोलॉजी, मैथ और सबकी हमने लैब यहाँ कर दी, लेकिन हमारे पास तो कमरों की संख्या है वो कम हो गई। अब वो कहां से अपन दूर करेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं एक बार इसे बैक करता हूं और वो स्टेप है वो ढूंढता हूं। और ये समस्या साथियों हमें स्टेप नंबर 2 में 2.1.1 से लेकर 2.1.6 वाली में, क्लासरूम वाले में मिलेगी। तो हमें क्लासरूम वाले स्टेप पे क्लिक करना है। अब देखिए यहां पर आपको वो समस्या आपको दिखा रहा हूं। देखिए हमने यहां पर जो कमरों की जो संख्या साथियों टोटल 27 दिखाई थी। ठीक है, और यहां देखिए यहां जो संख्या बैठ रही है साथियों वो आप जोड़ सकते हो, 5 3 8 8 9 17 17 10 27, तो टोटल पूरे हो गए। हमारी जो लेबोरेटरी के कक्ष हैं वो तो बचे ही नहीं, तो यहां पर हमें संख्या वो बढ़ानी पड़ेगी। तो चलिए मैं यहां पर टोटल संख्या है वो 7 कर देता हूं। अब इसे सेव एंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूं और वापस उसी स्टेप में चलते हैं जहां पर हमने लैब शो की थी 2.2.1 से लेकर 2.2.3 तक। इस पे मैं क्लिक करता हूं और वापस वहीं पर पे चलते हैं। अब इसे डायरेक्टली अगर अपन सेव करेंगे साथियों तो ये स्टेप है सेव हो जाएगी, क्योंकि हमने कमरों की संख्या वो बढ़ा दी। तो चलिए इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं और अब आप देखोगे स्क्रीन पर ग्रीन कलर वो हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पर ग्रीन कलर का बॉक्स आ गया। हमने पीछे कमरों की संख्या वो बढ़ाई और बढ़ाते ही ये पूरी एंट्री है वो सही हो गई। चलिए आगे आते स्टेप नंबर 2.3.1 से लेकर 0.4 तक। यहां पर हमें कंप्यूटर और डिजिटल जो अपने विद्यालय के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में हमें यहां बताना है। अब देखिए यहां सबसे पहले आपको यहां यदि केल लैब है यानी CAL लैब है तो आप यस कर दीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। ये होती नहीं है अक्सर कभी स्कूलों में, और इसके लिए अलग सी व्यवस्थाएं होती हैं। और ICT लैब है तो यस कर दीजिएगा। और नॉर्मल जो बातें हैं साथियों आप इसको एक बार देखोगे तो आसानी से आप इसे समझ जाओगे। ठीक है, जो मेन बात आती है साथियों वो यहां से आती है, आपके विद्यालय में लैपटॉप या फिर नोटबुक है या नहीं है, तो आपको यहाँ यस और नो से दर्शाना है। और टोटल संख्या आपको कितनी है वो आपको यहां दर्शानी है। तो ध्यान रहे लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप है जो आपके विद्यालय में जितने उपलब्ध हैं वो आपको यहां दिखाना है। यदि नहीं उपलब्ध है तो आप इसे 0-0 करके छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या यहां नहीं आने वाली है। आपको LCD है, प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, सब आपको यहां दर्शाना है। और ये दर्शाने के बाद साथियों आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और जैसे ही सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगली स्टेप आ जाएगी और आप देख सकते हो कि ग्रीन बॉक्स यहां आ गया। अगली जो इंफॉर्मेशन आती है साथियों स्टेप नंबर 3.1 से शुरू हो जाती है, स्टेप नंबर 3 है वो यहां से शुरू हो जाती है। और यहां देखिए साथियों
साथियों हमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में आपको यहाँ बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन यहाँ 3.1 में नॉन टीचिंग यानी जो शिक्षण कार्य नहीं करवाते विद्यालय में, जैसे कोई अपना एलडीसी आ गया, यूडीसी आ गया, कंप्यूटर ऑपरेटर आ गया, या फिर जो अकाउंटेंट है, या इसके बारे में आपको यहाँ जानकारी देनी है। अकाउंटेंट कितने हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट कितने हैं, लेबोरेटरी, यूडीसी, हेड क्लर्क कितने हैं, एलडीसी पियोन कितने हैं, तो आपको यहाँ टोटल संख्या दर्शानी है। इसके बाद साथियों 3.2 के अंदर ऑप्शन है नंबर ऑफ द टीचिंग स्टाफ, यानी आपके विद्यालय में कक्ष में स्टूडेंट को कितने स्टाफ हैं वो पढ़ाते हैं, वो टोटल संख्या आपको यहां डालनी है। सबसे पहले आते हैं टीचिंग स्टाफ रेगुलर टीचर, तो वो संख्या कितनी है आपको यहां डालनी है। इसके बाद टीचिंग स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो टीचर हैं 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो उनकी संख्या आपको यहां डालनी है। तो साथियों मैं यहां आपको एक राय दूंगा, क्योंकि तकरीबन अपने प्राइवेट संस्थाओं के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर होते हैं, 1 साल 2 साल के लिए होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्थायी टीचर भी होते हैं जो हमारे साथ लंबे समय तक बने ही रहते हैं। और वैसे तो हमारे प्राइवेट स्कूल की बात करें तो प्राइवेट स्कूल के अंदर रेगुलर या फिर स्थायी टीचर तो होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ स्थायी मानना पड़ता है नियम के अनुसार। यदि अपन स्थायी टीचर नहीं डालेंगे तो विभाग के नियमानुसार वो गलत हो जाएगा। तो कुछ टीचर है आप उसे स्थायी डाल दीजिएगा, और कुछ टीचर है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप डाल सकते हो। चलिए इसके बाद साथियों यहाँ पर अगला जो ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पर आउट ऑफ टोटल टीचर हाउ मेनी टीचर हैव ए आधार कार्ड, यानी आधार नंबर किनके, तो लगभग सभी के हैं आधार नंबर। तो आप यहाँ जितने आपने टोटल संख्या यहाँ लिखी है तो वो संख्या आप यहाँ डाल सकते हो। अगर आप इसे खाली छोड़ सकते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपनी स्टेप है वो नहीं रुकने वाली है। ये करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए साथियों अपनी जो स्टेप है ये कंप्लीट हो जाएगी। और देखिए हर एक स्टेप कैसे कंप्लीट होती है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो कोई भी दिक्कत है वो आपको ऑनलाइन डाटा फीडिंग करने में समस्या नहीं आएगी। तो आप देखोगे यहाँ ग्रीन बॉक्स हो गया है, यानी सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब देखिए साथियों यहाँ पर अपने विद्यालय के अंदर जो टीचर हैं जो कक्षा में स्टूडेंट को अध्ययन करवाते हैं उनकी संख्या आपको यहाँ डालनी। देखिए यहाँ पर पहले से अगर आपने यूडाइस पिछले साल ऑनलाइन भरी है तो पहले से ही टीचर है वो ऑलरेडी आपको यहाँ ऐड दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए फिलहाल यहाँ कंप्लीटेड हो रखा है तो यहाँ पर नोट कंप्लीट लिखा होगा, तो आप यहाँ से एडिट करके उस टीचर की जो डिटेल है वो दोबारा सेव कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए अभी कंप्लीटेड कर रखा है, और अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो रेड कलर में नोट कंप्लीटेड यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर एडिट करना है, और एडिट करने के बाद साथियों उस टीचर की डिटेल है वो आपके सामने है वो ओपन हो जाएगी। इस तरह से ओपन हो जाएगी। इनकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ भरनी है कि कौन सी ग्रेड का है, मेल है या फीमेल है, उनकी डीओबी क्या है, कब से आपके विद्यालय में वो वर्क कर रहे हैं, वो जानकारी आपको यहाँ फिल करनी है। फिल करने के बाद सेव पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे तो आपकी टीचर की डिटेल है वो सेव हो जाएगी। अगर साथियों मान लीजिए आप किसी टीचर की डिटेल है वो सेव करना चाहते हो और यहाँ पर वो टीचर ऑलरेडी नहीं है, तो यहाँ से ये देखिए लिखा हुआ ऐड टीचर, तो यहाँ पर ऐड आप कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद साथियों मान लीजिए पिछली साल आगे आपने डाइस भरी है और सारे टीचर की संख्या आपको यहाँ दिखा रही है और इनके आगे नोट कंप्लीटेड यहाँ दिखा रहा है, तो यहाँ पर सबके साथ मार्क एज कंप्लीट आपको करना है। तो सारे टीचर पे एक साथ है वो कॉम्प्लिकेटेड है वो हो जाएगा। ये करने के बाद साथियों आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो अपनी ये स्टेप भी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद साथियों न्यू एडमिशन की डिटेल है आपको यहां डालनी है। ठीक है, अगर आपके विद्यालय में एलकेजी या फिर यूकेजी है और वो अपनी प्रोफाइल में ओपन है तो ही साथियों ये ऑप्शन है आपको ओपन दिखाई देगा, वरना इसमें आप एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि काफी सारे ऐसे विद्यालय उनकी पूर्व प्राथमिक जो कक्षाएं हैं वो संचालित नहीं है या फिर उनको मान्यता नहीं होती है, तो ऐसे में यहाँ पर जो एंट्री है अपन भर नहीं सकते। अगर आपके विद्यालय को मान्यता प्राप्त है या फिर आपके विद्यालय में एलकेजी या यूकेजी लग रही है तो आप अपने विद्यालय की जो प्रोफाइल है उसे आप एडिट करवाएगा, वरना ये आप नहीं भर पाओगे। ये जो माउस का एरर आप देख रहे हो इस प्रकार से एरर वो शो कर देगा। चलिए साथियों अगली स्टेप के अंदर आपको न्यू एडमिशन डिटेल है वो डालनी है 4.1.2 के अंदर। लेकिन साथियों ध्यान दें यहाँ इस स्टेप के अंदर आपके विद्यालय के अंदर कक्षा 1 वाली डिटेल आपको यहाँ डालनी है, ग्रेड 1 की। इस बात को आप ध्यान रखना कि पहली क्लास या यूकेजी या एलकेजी में कितने स्टूडेंट का नया एडमिशन आपके विद्यालय में है, उम्र के हिसाब से आपको यहाँ डालनी है कि 5 साल से नीचे के कितने स्टूडेंट हैं, 5 के कितने, 6 के कितने, या फिर 7 से ऊपर के कितने, लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी, वो डिटेल आपको यहाँ
डालनी है। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए जिस स्टूडेंट का आप नया एडमिशन यहां कर रहे हो, तो क्या वो स्टूडेंट पहले किसी दूसरी स्कूल से आया है, या फिर कोई आंगनवाड़ी केंद्र से आया है, या फिर कोई सेम स्कूल से यहां आ रहा है आप दोबारा जिसमें आप एडमिशन उसका ले रहे हो, तो आप यहां संख्या के अनुसार वो संख्या वो डाल सकते हो। और ध्यान रहे साथियों, यहां पर जिस हिसाब से टोटल संख्या आप यहां डाल रहे हो उसी हिसाब से आपको वो संख्या भी आपको यहां डालनी है। ठीक है, चलिए ये करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर नहीं आए हैं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, 0 आप कर सकते हैं। चलिए अगली स्टेप आ गई, देखिए यहां पर सेव एंड सक्सेसफुली हो गया है, ग्रीन बॉक्स यहां आ गया। अब देखिए साथियों, सबसे बड़ी बात यह है अपनी यूडाइस की, सबसे बड़ी बात साथियों यहां पर आपको बहुत खास तौर पे ध्यान रखना साथियों। लेकिन साथियों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है जरूर दबाएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार की जानकारियां वो समय समय पर वो मिलती रहेंगी। तो चलिए साथियों स्टेप नंबर 4.2 की अपन बात करते हैं, और यहां पर अपने विद्यालय के अंदर करंट सेशन में कैटेगरी के अनुसार सभी स्टूडेंट की संख्या आपको यहां फिल करनी है, प्री प्राइमरी से लेकर आपको साथियों 12th क्लास तक। यदि आपके विद्यालय में प्री प्राइमरी ऑप्शन एक्टिव है तभी, वरना आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्टूडेंट की संख्या आपको यहां डालनी है। ठीक है, और वो भी कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के अनुसार। ठीक है, जिन क्लास में बच्चे नहीं हैं तो आप संख्या है वो 0 डाल सकते हो, लेकिन जिन क्लास में बच्चे हैं तो कैटेगरी के अनुसार गर्ल्स कितने हैं, बॉयज कितने हैं वो आपको यहां डालनी है। देखिए साथियों अगर ये डिटेल आप सही नहीं डालोगे और इसकी एरर है वो आगे की स्टेप में आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने यहाँ कैटेगरी के वाइज सारे स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो आप डाल दी, डालने के बाद साथियों नीचे ऑप्शन आता है सबसे पहले आपको सेव करना है, और यहां देखिए साथियों आपके विद्यालय में जितनी स्ट्रेंथ है वो आपको यहां शो हो जाएगी। देखिए ग्रांड टोटल यहां आया हुआ है, ये करने के बाद सबसे पहले आप इसे सेव कीजिएगा। ठीक है, सेव करने के बाद इसी स्टेप के अंदर आपको नीचे आना है साथियों, और यहां पर माइनॉरिटी यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं उन बच्चों की स्ट्रेंथ है आपको यहां डालनी है। मुस्लिम के कितने हैं और क्रिश्चियन के कितने, सिख के कितने हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है आपके विद्यालय में किसी भी कक्षा में, चाहे वो कक्षा 1 हो, 2, 3 या फिर 12 तक, तो वो टोटल संख्या आपको यहां डालनी है बॉय और गर्ल के अनुसार। ठीक है, अब एक बात को और ध्यान रखिए साथियों, यहां मान लीजिए आपने टोटल स्टूडेंट 1102 दिखा दिए, तो यहां पर वो संख्या अलग नहीं डालनी है। उन्हीं 1102 में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो माइनॉरिटी समुदाय से हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से, उन्हीं में से आपको डालने। ये नहीं कि आपने यहां तो 1102 दिखा रहे हो फिर यहां पर 10 बच्चे और डाल रहे हो तो इसका मतलब हो गई ये 1112 हो गया, तो ऐसा नहीं डालना। ये जो संख्या है टोटल संख्या में से ही आपको डालने, उनको अलग नहीं करना। इसके बाद इसे सेव कर दीजिएगा। चलिए अगली स्टेप की बात करते हैं, और अगली स्टेप के अंदर साथियों आपको आधार कार्ड के बारे में डिटेल यहां डालनी है। अगर आपके विद्यालय में सभी स्टूडेंट के क्लास वाइज आधार कार्ड बन गए हैं या उनके पास हैं तो उनकी संख्या आपको डालनी है। अगर कुछ बच्चों के नहीं बने हैं तो उनकी संख्या आपको नहीं डालनी। यहां पर जिन जिन स्टूडेंट के पास आधार कार्ड है, जिनका आधार कार्ड बन गया है, उनकी डिटेल है साथियों इस स्टेप में डालनी है, स्टेप नंबर सी के अंदर। अगर किसी का नहीं बना है तो आप यहां पर इसे खाली है वो छोड़ सकते हो और सेव आपको करना है। चलिए इसके बाद साथियों अगर आपके विद्यालय में किसी स्टूडेंट का बीपीएल कार्ड बना हुआ है तो वो संख्या भी आपको यहां डालनी है कक्षा वाइज। ठीक है, कक्षा वाइज आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगले ऑप्शन में साथियों यदि आपके विद्यालय में किसी भी कक्षा में कोई ऐसी बालक या बालिका है जो ट्रांसजेंडर हैं तो उनकी संख्या आप यहां डाल सकते हो, वरना इसे आप खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है, और सेव पे क्लिक करने के बाद साथियों आपको कंप्लीट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यदि डिटेल सही रही तो देखिए साथियों ऊपर एक ऑप्शन आया हुआ है कि टोटल सोशल कैटेगरी एनरोलमेंट 1102, यानी आपके विद्यालय में करंट सेक्शन में इतने स्टूडेंट हैं और इस करंट सेशन के अंदर साथियों माइनॉरिटी ग्रुप से इतने स्टूडेंट हैं। यदि ये डिटेल सही है तो आप इसे ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, और ओके पे क्लिक करने के बाद साथियों आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे यहाँ प्रवेश फॉर्म सेव्ड सक्सेसफुली और ग्रीन बॉक्स आ गया, यानी अपनी ये स्टेप भी सक्सेसफुली है वो सबमिट हो गई है। चलिए अगली स्टेप की बात करते हैं साथियों, और अगली स्टेप के अंदर सबसे पहली बार साथियों यहाँ पर अभी तक आपने जो स्टूडेंट की संख्या डाली वो आपको सबसे पहले यहाँ
शो होगी या दिखाई देगी कि कौन सी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, जिस हिसाब से आपने पीछे डाला उसी हिसाब से आपको यहां दिख जाएगी। अब अगली स्टेप में 4.3 में ये सबसे बड़ी खास बात है साथियों, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, जहां जहां पर मैं आपको विशेष बताऊं उस स्टेप को आप जरूर ध्यान से देखिए और उन बातों को आप जरूर फॉलो करें। देखिए, स्टेप नंबर 4 के अंदर आपको एज के अनुसार स्टूडेंट की जो संख्या है वो दर्शानी है क्लास वाइज, लड़कों और लड़कियों की। ठीक है, अब देखिए साथियों, यहां चलिए पहले मैं आपको यहां समझा देता हूं। कक्षा 1 के अंदर बॉय और गर्ल, जो कक्षा 1 के अंदर आपने यहां बॉय डाले, हालांकि मैंने यहां 0 डाले हैं क्योंकि जिस विद्यालय की मैं ये प्रोफाइल भर रहा हूं उस विद्यालय में कक्षा 1 में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। ऑलरेडी उस स्कूल के अंदर कक्षा 9 से लेकर 12 तक की क्लासेज हैं वो चलती हैं, इसलिए जो संख्या है 9th और 12 तक डाली हुई है, तो यहां पर आप कोई कंफ्यूज मत रखना। मान लीजिए साथियों, आपने कक्षा 1 में 5 तो लड़के डाले हैं और 5 ही लड़कियां डाली हैं, तो ध्यान रहे इन 5 लड़कों के अंदर ऐसे कितने लड़के हैं जिनकी आयु 5 साल से छोटी है, या फिर ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनकी आयु 5 साल के बराबर है, या 6 साल के कितने हैं, या 7 साल के कितने। ठीक है, ऐसे ही आपको लड़कियों में करना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्लास में करना। अब एक बात को ध्यान रखना साथियों, यहां पर देखिए मैं बात करूं मान लीजिए कक्षा 6 की। ठीक है, कक्षा 6 की बात करूं तो अब यहां पर एक चीज को आप देखिए गौर से, यहां देखिए। अब देखिए साथियों, यहां कक्षा 6 के अंदर 8 साल का बच्चा नहीं हो सकता, इस बात को आप ध्यान रखना। कक्षा 6 के अंदर 8 साल का बच्चा नहीं हो सकता, कम से कम उसकी जो उम्र है साथियों वो 9 साल होनी चाहिए। ठीक है, इस 9 साल में ऐसे कितने स्टूडेंट हैं लड़कों में कि जिनकी आयु 9 साल है, ध्यान रखना। अब मान लीजिए साथियों, हो सकता है कि आपके विद्यालय के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी कक्षा तो 6 है लेकिन आयु 8 वर्ष है, तो उन बच्चों को आप अगली आयु में डाल दीजिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वरना ये स्टेप है वो कंप्लीट नहीं होगी। ऐसे में इस बातों को आपको ध्यान रखना है, उम्र का विशेष ध्यान रखना है। ध्यान रहे, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल साथियों, यहां पर आपने कक्षा 1 के अंदर टोटल 5 लड़के और 5 लड़के आपने डाली। ठीक है, और यहां पर आयु के हिसाब से उनकी संख्या कम और ज्यादा जा रही है, तो साथियों एरर आ सकता है। चलिए मैं यहां पर एक गलती करके आपको दिखाता हूं कि वो एरर किस हिसाब से आएगा। देखिए साथियों, यहां इस प्रोफाइल के अंदर यहां पर जो लड़के हैं उनकी संख्या है 96, 9th क्लास में 96 लड़के हैं। ठीक है, इसको मैं गलत करके आपको दिखा रहा हूं, हालांकि फिलहाल मैंने ये सही भर रखी है। मान लीजिए यहां पर ये 2 है, आप यहां पर जोड़ है वो लगा सकते हो, आप स्क्रीन को पॉज करके भी साथियों देख सकते हो। ये जो जोड़ आ रहा है वो 96 स्टूडेंट का आ रहा है, आप जोड़ सकते हो, इसको पॉज कर लेना आप। लेकिन मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं, 2 की जगह मैं 20 कर रहा हूं। चलिए मैं 20 कर दिया साथियों, और 20 करने के बाद इसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। देखिए साथियों नीचे सेव एंड नेक्स्ट, तो देखिए साथियों एरर है वो शो हो जाएगा, आप देख सकते हो। ये देखिए एरर है अपने स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो टोटल स्टैंड डाली थी वो एज के हिसाब से या तो कम है या फिर ज्यादा है। शायद आप समझ गए होगा इतना एग्जाम्पल देने के बाद। चलिए मैं वापस इसे सही करता हूं और वापस ये 2 करता हूं, और 2 करने के बाद आप देखोगे अपनी जो प्रोफाइल है बिल्कुल सक्सेसफुली है वो सबमिट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ग्रीन कलर भी हो गया और अपनी फाइल है वो सक्सेसफुली सेव भी हो गई। तो ऐसी अगर कोई एरर आता है तो उस एरर को आप पढ़ लिया करो ताकि आपको भी पता लग जाए। चलिए अगले स्टेप की बात करता हूं साथियों। मीडियम के हिसाब से आपको यहां टोटल संख्या है स्टेप नंबर 4.4 में आपको यहां डालनी है। ये देखिए 4.4 है और यहां पर टोटल संख्या आपको दिखाएगा कि कौन सी क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट की डिटेल आपने यहां डाली है। ठीक है, देखिए 4.2 चल रही है और यहां 4.2 के अंदर 4.4 आ रही है। ठीक है, तो यहां पर मीडियम डालना है कि अगर मान लीजिए आपके विद्यालय में हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, उस मीडियम के हिसाब से कक्षा 1 में कितने स्टूडेंट हैं, कक्षा 2 में कितने स्टूडेंट हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। एक बात को और आप ध्यान रखें साथियों, मान लीजिए आपके विद्यालय में दोनों ही मीडियम की मान्यता है, तो जो टोटल संख्या आप पहले डाली थी तो वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को मिलाकर डालनी। ये नहीं हिंदी की आपने डाल दी तो इंग्लिश की अपन कहां डाले, नहीं ऐसा नहीं, टोटल स्टैंड डालनी हिंदी और इंग्लिश की। फिर आपको यहां डिवाइड करना है कि हिंदी में कितने हैं और इंग्लिश में कितने, तो ये यहां डिवाइडेशन है उनका हो जाएगा। चलिए ये करने के बाद आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है और सेव नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अपनी जो ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। चलिए साथियों अगली स्टेप आती है और अगली स्टेप के अंदर अपने यहां रिपीटर्स की जो संख्या है वो डालनी है। ठीक है, मान लीजिए आपके विद्यालय में
कोई भी कक्षा है और किसी की कक्षा में कोई भी जो स्टूडेंट है वो इस साल रिपीट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर बोर्ड क्लास की बात करें, कक्षा 10 में पिछली बार फेल हो गया और वो दोबारा कक्षा 10 कर रहा है, ठीक है, तो इस हिसाब से यदि कैटेगरी के अनुसार कोई स्टूडेंट रिपीट कर रहा है तो आपको इस कॉलम में डालना है, कॉलम नंबर 4.5 में आपको उसकी डिटेल डालनी है, ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट आपके विद्यालय में नया हो या फिर पुराना हो, नया एडमिशन हुआ हो या फिर आपके विद्यालय का क्यों ना हो, सारी डिटेल आपको डालनी है। अगर वो रिपीटर है तो कोई भी कक्षा में, तो कैटेगरी के अनुसार SC ST के अनुसार उसकी टोटल जो संख्या है साथियों आपको यहां डालनी है, ठीक है। ये डालने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद अगला जो ऑप्शन आता है साथियों माइनॉरिटी ग्रुप का आता है, जो रिपीटर है और माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक समुदाय से है, मुस्लिम है, सिख है या फिर और कोई समुदाय से, यदि वो रिपीट कर रहे हैं इस साल किसी भी कक्षा में, तो साथियों आपको यहां पर डालनी है कि मुस्लिम कितने हैं, क्रिश्चियन कितने हैं, सिख कितने हैं, ठीक है, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार यहां डाल सकते हो। ये डालने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको मार्क एज कंप्लीट पे क्लिक करना है और अपनी ये स्टेप भी है साथियों कंप्लीट हो गई। अब देख सकते हो यहां पर देखिए स्टेप वो अपनी कंप्लीट हो गई। चलिए अगली स्टेप आती है साथियों 4.6, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे 4.6, और 4.6 के अंदर साथियों यहां पर आपको स्पेशल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो आपको यहां दिखाने, ठीक है। अगर आपके विद्यालय के अंदर करंट सेशन के अंदर जो स्पेशल कैटेगरी है, कोई जैसे डिसेबिलिटीज है, लो विजन है, कोई भी अगर शारीरिक दोष है साथियों किसी भी स्टूडेंट के किसी भी क्लास में, तो उनकी संख्या आपको यहां डालनी। अगर नहीं है तो आप इसे खाली है वो छोड़ सकते हो, ठीक है। खाली छोड़ने के बाद साथियों आपको आगे जाना और सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और सेव नेक्स्ट पे क्लिक करते ही साथियों अपनी स्टेप ये भी सही हो जाएगी, यानी सक्सेसफुली हो जाएगी। अब देखिए अपन स्टेप नंबर 4.7 में आ गए साथियों, और 4.7 में अपने विद्यालय की जो फैकल्टी है उसके बारे में आपको यहां बताना है, स्ट्रीम के बारे में आप बताना है कि अगर आपका विद्यालय सीनियर सेकेंडरी लेवल का है तो कौन से सब्जेक्ट की आपके विद्यालय को मान्यता मिली है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल या फिर कोई अदर स्ट्रीम है। यदि एक ही मान्यता मिली है तो आप यस कर दीजिए एक के आगे, अगर किसी फैकल्टी या फिर किसी स्ट्रीम की मान्यता नहीं मिली है तो उसके आगे आप है वो नो कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अपनी ये स्टेप भी है साथियों कंप्लीट हो गई, आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए साथियों अगले ऑप्शन की बात करते हैं या अगले स्टेप की बात करते हैं, और अगली स्टेप है साथियों 4.8, और इस 4.8 के अंदर साथियों अपने विद्यालय में इनरोलमेंट और रिपीटर स्टूडेंट की संख्या डालनी है करंट ईयर की स्ट्रीम वाइज, आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स, जो भी आपकी विद्यालय की फैकल्टी है, कक्षा 11वीं और 12वीं के अंदर, यानी कक्षा 11वीं या फिर 12वीं में कितने बच्चों का किस फैकल्टी में एडमिशन है वो आपको यहां डालना है। अगर कोई रिपीटर भी है तो वो भी संख्या आपको उसी में मिलानी है, आपको उसको अलग से नहीं लिखनी है। ये लिखने के बाद साथियों यहाँ पर आपको टोटल संख्या वो आपको यहाँ दिखाई देगा जो हमने पीछे भर के लेकर आए हैं, कैटेगरी वाइज जो पिछली स्टेप में हमने भरा था, और इसी के अनुसार साथियों आपको यहाँ डालना है। देखिए यहाँ पर आर्ट्स आ गया, साइंस आ गया, कॉमर्स आ गया, जो भी जो फैकल्टी है वो आपको यहाँ शो हो जाएगी। अगर आपके विद्यालय को आर्ट्स और साइंस या फिर अलग अलग फैकल्टी की मान्यता है तो फैकल्टी के अनुसार ही आप स्टूडेंट की जो संख्या वो लिखिए। और ध्यान रहे साथियों, मान लीजिए कक्षा 11वीं के अंदर आपको यहाँ देखिए स्क्रीन पे कक्षा 11वीं के अंदर टोटल बॉय 221 हैं। मान लीजिए वो 221 जो स्टूडेंट है आर्ट्स में भी है, साइंस में भी है, कॉमर्स में, इन तीनों फैकल्टी को मिलाकर ही ये 221 हुए हैं। तो अब आपको डिवाइड करना है अगली स्टेप के अंदर कि भाई आर्ट्स में कितने हैं 221 में से, साइंस में कितने हैं 221 में से। अब इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए आर्ट्स के अंदर आप स्टूडेंट की यहाँ संख्या लिख रहे हैं तो कैटेगरी के वाइज आपको यहाँ लिखनी है कि जनरल में कितने हैं और SC में कितने, ST में कितने। अगर साथियों ये संख्या सही नहीं आएगी तो आपकी ये स्टेप है वो गलत हो जाएगी। ध्यान रखना जो बॉयज की संख्या है वो 221 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है, वो आप बाद में पकड़ जाओगे इस बात को, ठीक है। तो 221 से ऊपर चली जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, यदि 221 से कम हो जाएगी तो भी दिक्कत हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। और इसी तरह जो गर्ल्स की संख्या है कक्षा 11 में, इस बात को ध्यान रखना। और इसी तरह कक्षा 12 के अंदर स्ट्रीम के अनुसार आपको यहाँ टोटल स्ट्रेंथ है वो डालनी है। चलिए सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो अपनी जो स्टेप है साथियों ये भी कंप्लीट हो जाएगी, आप मैसेज देख सकते हो। चलिए अगली स्टेप आ गई साथियों स्टेप नंबर 4.9, और 4.9 के अंदर साथियों आपको माइनॉरिटी ग्रुप के स्टूडेंट की संख्या वो डालनी है, ठीक है। जो पीछे टोटल संख्या आ गई उसके अलावा आपको डालनी है, यहाँ पर कोई एरर मैसेज नहीं होगा। 221 में ही माइनॉरिटी के स्टूडेंट हैं, आपको पीछे जो माइनॉरिटी ग्रुप के हैं वो ओबीसी कैटेगरी में भी आते हैं साथियों, इस बात को आप ध्यान रखना। ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो ओबीसी वालों को माइनॉरिटी में आपको शामिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुस्लिम है, जो सिख है या फिर ईसाई है, क्रिश्चियन है, जो भी है वो आपको यहाँ
फैकल्टी के अनुसार यहाँ बच्चों की जो संख्या है वो आपको डालना है। ठीक है, केवल माइनॉरिटी या फिर अल्पसंख्यक, ये डालने के बाद आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आपका डाटा यदि सही रहा, मैच हो गया, तो आपकी ये स्टेप भी साथियों कंप्लीट हो जाएगी। और जो देखिए मैसेज है वो ग्रीन मिल जाएगा, सक्सेसफुली हो जाएगा। चलिए अगले ऑप्शन की बात करते हैं या अगली स्टेप की बात करते हैं, और अगली स्टेप आती है 6.1। ठीक है, स्टेप नंबर 6 शुरू हो गई है साथियों। यहां से स्टेप नंबर 6.1 की बात करते हैं, और एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट इन प्रीवियस ईयर फॉर ग्रेड 5। ध्यान रखिए साथियों, यहाँ पर कक्षा 5 का रिजल्ट पिछले साल का डालना है इस स्टेप के अंदर। भाई पिछली साल है वो कितने स्टूडेंट हैं वो जनरल कैटेगरी में अपीयर हुए थे, एससी में कितने हुए थे, एसटी में कितने हुए। ठीक है, जितने अपीयर हुए थे उनमें से पास कितने हुए, और जो फेल या फिर 60% या इसके बराबर या इससे कम कितने ऐसे स्टूडेंट थे, तो वो संख्या आपको लिखनी है। तो यहाँ पर एक आपको राय दूंगा साथियों, आपने जो लास्ट साल की यदि जो यूडाइस ऑनलाइन भरी है उसको अपनी आंखों के सामने रख लीजिएगा, और वहां पर कैटेगरी वाइज जो स्टूडेंट आपने डाले हैं उसी के अनुसार यहाँ संख्या आपको डालनी है। और जो विद्यालय नए पहली बार भरनी है तो उनको साथियों पीछे वाला कुछ भी नहीं भरना, 0 आपको भरना है। और ये भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और जैसे ही सेव नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये स्टेप भी अपनी कंप्लीट हो गई। चलिए अगली स्टेप की बात करते हैं साथियों। अगली स्टेप के अंदर भी हमें प्रीवियस ईयर का रिजल्ट है वो यहाँ डालना है, लेकिन इस बार हमें यहाँ कक्षा 8 का डालना है। ठीक है, वही बात है, सेम की सेम, कितने अपीयर हुए थे, कितने पास हुए थे, 60% या इससे कम कितने स्टूडेंट की वो संख्या आपको डालनी है कैटेगरी वाइज, एससी एसटी ओबीसी। ठीक है, ये डालने के बाद साथियों आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगली स्टेप शुरू हो जाएगी। अब की बार हमें कक्षा 10th यानी कक्षा 10 की डिटेल साथियों इस स्टेप में डालनी है, जो लास्ट ईयर की है, कितने अपीयर हुए थे और उनमें से कितने वो पास हुए, तो वो डिटेल आपको यहाँ डालनी है। लास्ट ईयर यूडाइस आप ले लीजिएगा, अगर लास्ट ईयर की नहीं है, आपने नहीं भरी है, तो 0 आप कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए दो बातों को आपको ध्यान में रखना, नंबर ऑफ द स्टूडेंट अपीयर, यानी कितने जो अपीयर है कैटेगरी वाइज है एग्जाम में अपीयर हुए थे लास्ट ईयर में 10th बोर्ड के अंदर, वो संख्या आपको डालनी है। जितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे यहाँ, तो उनमें से कितने स्टूडेंट हैं जो पास हुए और क्वालिफाई हुए, वो डालने हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना, आपको यहाँ डाटा है मिसमैच नहीं करना है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि मान लीजिए पिछले साल 50 स्टूडेंट हैं वो एग्जाम में बैठे थे, लेकिन उन 50 में से केवल 40 स्टूडेंट ही पास हुए थे, तो वो कैटेगरी वाइज आपको यहाँ डालना है। क्योंकि अगर इसको आप खाली छोड़ दोगे, एक साइड को आप भर दोगे, दूसरी साइड अगर आप खाली छोड़ दोगे, तो आगे की स्टेप है साथियों वो कंप्लीट नहीं होंगी। तो चलिए मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, और सेव क्लिक करते ही साथियों देखिए आप देखोगे यहाँ सक्सेसफुली यहाँ हो गया। चलिए अगली स्टेप की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी में आते हैं। इसी स्टेप के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ अदर देन रेगुलर स्टूडेंट। ठीक है, अपने विद्यालय में जो रेगुलर स्टूडेंट थे उसके अलावा ऐसे कोई प्राइवेट स्टूडेंट भी हैं कि अपने विद्यालय में, तो उसकी संख्या आपको यहाँ दर्शानी है जो लास्ट ईयर में अपीयर हुए थे, और उनका जो नंबर ऑफ पासिंग है या क्वालिफाई कितने वो आपको यहाँ डालनी है। डालने के बाद आपको कंप्लीट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और ये स्टेप भी साथियों अपनी कंप्लीट हो गई, आप यहाँ देख सकते हो। चलिए अगला ऑप्शन आता है या अगली जो स्टेप है साथियों वो आती है स्टेप नंबर 7। यहाँ से अपने स्टेप नंबर है वो 7 हो गई साथियों, और देखिए यहाँ लिखा बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट। ये देखिए साथियों आपको यहाँ थोड़ा सा गौर करना है, जो फिलहाल अपन पीछे भरकर लेकर आए वही यहाँ पर डिटेल आई है। देखिए साथियों आप देख सकते हो जो पीछे हमने भरकर लेकर आए वही डिटेल यहाँ आई है। ठीक है, अब इसी डिटेल को यानी ये जो ऊपर डिटेल आ रही है इसी डिटेल को आधार मानकर हमें स्टेप नंबर 7.2 है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, देखिए साथियों यहां मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं। अब यहां पर देखिए साथियों यहां सबसे पहले आता है जनरल कैटेगरी। ठीक है, अब देखिए साथियों जनरल कैटेगरी के अंदर बॉय है 19। ठीक है, और यहां पर भी बॉय का टोटल आ रहा है 19। ठीक है, आप जोड़कर देख सकते हो 19 आ रहा है, ऊपर भी 19 आ रहा है। लेकिन साथियों यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर आपको परसेंटेज वाइज स्टूडेंट की संख्या आपको डालनी है कि 80% से ऊपर या इसके बराबर कितने जनरल कैटेगरी के बॉय थे वो आपको यहाँ डालनी है। 60 से 40 के बीच में कितने ऐसे स्टूडेंट थे वो संख्या आपको डालनी है। लेकिन ध्यान रहे ये संख्या और ये संख्या बराबर होनी चाहिए, इससे न तो कम होनी चाहिए और न ही ज्यादा होनी चाहिए। जो टोटल संख्या है उससे ऊपर ये नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से अलग अलग कैटेगरी क्या है इसको आपको ध्यान में रखना है। यदि इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपकी ये स्टेप गलत नहीं होगी। सेव पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद साथियों ये स्टेप भी अपनी है वो कंप्लीट हो गई। चलिए अगली स्टेप आती है साथियों 7.3। ठीक है, और यहाँ पर जो अदर देन वाले जो स्टूडेंट थे यानी जो अपने विद्यालय में प्राइवेट बोर्ड की एग्जाम दी थी, अगर ऐसा है तो इसको आप
भर सकते हो, क्योंकि ये डाटा हमने पीछे नहीं भरा था तो इसलिए हमें ये खाली छोड़ना है। ये भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है या कंप्लीट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये स्टेप भी अपनी कंप्लीट हो गई। चलिए आगे आते हैं साथियों। अगली जो बोर्ड की डिटेल है वो आपको यहां डालनी है, लेकिन इस बार साथियों हमें ये डिटेल है 12th क्लास की आपको यहां डालनी है। ध्यान रहे 12th क्लास की डिटेल है साथियों आपको यहां डालनी है। देखिए 7.4 के अंदर। तो सबसे पहले साथियों आपको ये रेगुलर स्टूडेंट की संख्या आपको यहां डालनी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर, यानी पिछली साल है वो कितने स्टूडेंट है वो इस बोर्ड एग्जाम में अपीयर हुए थे या अपने विद्यालय से अपीयर हुए थे। तो आप देख सकते हो यहां प्रीवियस ईयर की डिटेल है वो मांग रखी है। तो आर्ट्स में कितने थे, साइंस में कितने थे, कॉमर्स में कितने थे, वो सारी डिटेल आपको यहां डालनी है। कैटेगरी वाइज जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है। ये डालने के बाद साथियों आपको सेव पे क्लिक करना है। लेकिन इस एक बात को और ध्यान देना है, आपने लास्ट टाइम में यदि यूडाइस ऑनलाइन भरी है तो वहां से आप डायरेक्टली कैटेगरी वाइज स्टूडेंट की जो संख्या है वो आप उठा लीजिएगा, और जितने अपीयर हुए थे उनमें से कितने स्टूडेंट है जो पास और क्वालिफाई हुए, इस ऑप्शन में आपको केवल क्वालिफाई स्टूडेंट ही डालना है, न कि जो फेल हुए उनकी संख्या आपको यहां नहीं डालनी। ये करने के बाद साथियों आपको अदर देन वाला आपको करना नहीं है, क्योंकि प्राइवेट वाले स्टूडेंट अपने हैं नहीं। कंप्लीट एट नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना, तो अपनी ये स्टेप भी साथियों कंप्लीट हो गई और सेव और नेक्स्ट पे आप देख सकते हो ये ग्रीन बॉक्स यहां आ गया। चलिए अगली स्टेप की बात करते हैं साथियों। अब भी अगली स्टेप के अंदर 7.6 के अंदर आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पे 7.6 स्टेप है, और यहाँ पर हमें मार्क्स के अनुसार, परसेंटेज के अनुसार साथियों क्लास 12th की संख्या है वो डालनी है कैटेगरी वाइज। जनरल है, बॉय गर्ल कितने हैं, तो ये देखिए जनरल के बॉय आप ध्यान रखिए यहाँ 66 है साथियों। तो इनका जो टोटल है साथियों वो भी 66 होना चाहिए, न कम न ज्यादा। इसी तरह से जो भी कैटेगरी है कैटेगरी वाइज के अनुसार आपको ये डाटा भरना है, ताकि किसी प्रकार की कोई गलती नहीं रहे। और एक बात को और ध्यान रखना है साथियों, मान लीजिए ये जो ओबीसी के टोटल जो स्टूडेंट है 211 है, ठीक है, बॉय हैं केवल 211 और गर्ल है 73। जो ओबीसी वाला सेक्शन है साथियों इसमें 211 तो बॉय हैं और 73 हैं वो लड़कियां हैं। तो ये जो नीचे ओबीसी का सेक्शन है तो बॉय की जो संख्या है साथियों 211 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए और न इससे कम रहनी चाहिए, और लड़कियों की संख्या ना तो 73 से ज्यादा और ना इससे कम जानी चाहिए। यदि इस प्रकार से डाटा भरोगे तो किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। और कंप्लीट एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, और जैसे इसे कंप्लीट करोगे तो ये देखिए अपनी ये डिटेल है यहां सेव हो गई। चलिए अब देखिए साथियों यहां पर अगली जो स्टेप आती है 8 पॉइंट की। अब देखिए साथियों अगली जो स्टेप आती है वो स्टेप नंबर 8 आ जाती है, सेक्शन नंबर 8 आ जाता है। और स्टेप नंबर 8 के अंदर हमें साथियों अपने विद्यालय में जो इनकम हुई है, जो खर्चा हुआ, यानी यहां पर हमें आय और व्यय का ब्यौरा है वो देना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर आय व्यय लिखना नहीं पड़ता है। अब देखिए यहां पर क्या 8.2 के अंदर क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंट रिसीव्ड बाय द स्कूल। मान लीजिए एनजीओ से आपके विद्यालय को कोई पैसा प्राप्त हुआ, कोई पब्लिक सेक्टर से हुआ, कोई समुदाय या कम्युनिटी से हुआ, किसी ने चंदा दे दिया, किसी ने दान दे दिया। अगर दिया है तो आपको यस करना है वरना नो करना है। और वैसे साथियों प्राइवेट स्कूल को चंदा कौन देता है, लेकिन जो सरकारी स्कूल के साथी हैं, तो अगर आपको यहां चंदा प्राप्त हुआ है या सरकार से कोई ऐसा बजट प्राप्त हुआ या फिर कोई ऐसा एनजीओ से जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उससे कोई यदि कोई बजट आपको प्राप्त हुआ तब आपको यस करना है। और साथियों जैसे आप यस करोगे तो यहां पर आपको सबसे पहले उस एनजीओ या उस व्यक्ति या उस पर्सन का आपको नाम लिखना पड़ेगा और कितने पैसे आपको प्राप्त हुए हैं या आपके विद्यालय को प्राप्त हुए वो आपको यहां डालने। चलिए अगली स्टेप है साथियों 8.3 और 8.3 के अंदर साथियों हमें ये रजिस्टर के बारे में पूछ रहा है। जो नीचे ये आईसीटी, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी बुक दे रखी है, क्या इन आइटम का आप किसी रजिस्टर में एंट्री करते हो? तो अगर आप एंट्री करते हो तो यस कर दीजिएगा वरना नो कर दीजिएगा अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, फिर सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना और ये स्टेप भी साथियों आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब आती है साथियों सेक्शन नंबर 11, स्टेप नंबर है 11 वो आ जाता है इस तरह से। और इस स्टेप के अंदर साथियों यहां पर आपकी जो सामान्य जानकारी है वो आपको भरनी है। अगर आप इसे पढ़ोगे आराम से तो आप आसानी से इसे समझ जाओगे। अगर साथियों इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो हिंदी वाली डाइस है वो ओपन कर लीजिए
दीजिएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे के बारे में पूछा, अगर आपके विद्यालय में है तो वो आप लिख सकते हो। फायर ब्रिगेड के बारे में आपसे यहाँ से पूछा कि आग बुझाने का कोई यंत्र है या कोई अग्निशामक यंत्र है, अगर वो है तो यस कर दीजिएगा साथियों, ठीक है। और या फिर नोडल जो टीचर है, सेफ्टी ट्रेनिंग अगर कोई आपके विद्यालय में दे रहा है तो उसको आप यस या नो कर दीजिएगा। यानी आप इसे पढ़ोगे ना साथियों तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये कोई ज्यादा कठिन नहीं है, नॉर्मल बातें हैं, आप इसे समझ जाओगे, ठीक है। ये करने के बाद सेव एंड कंप्लीट पे आपको क्लिक करना है और कंप्लीट करने के बाद देखिए साथियों अपनी टोटल जो स्टेप है साथियों वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब देखिए साथियों यहां पर मैं ओके करता हूं और ओके करने के बाद देखिए अगर मैं नीचे आपको यहां दिखाने की कोशिश करूंगा तो चलिए इसको ऊपर करता हूं मैं। अब देखिए साथियों हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, ये देखिए सारी जो स्टेप है कंप्लीट हो गई। और अब देखिए साथियों वर्क इन प्रोग्रेस पे ये लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ वो भी मैं आपको बता दूंगा कि इस स्टेप में अपन पहुंच तो गए लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई है साथियों, ठीक है। और अगर जहां पर जो कंप्लीट नहीं हुई है साथियों वहां पर अनकंप्लीट ये आ जाएगा। अगर आप सबसे टॉप में देखोगे तो देखिए साथियों यहां आपको दिखाएगा वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। और यहां पर देखिए ऑप्शन आया नॉट सर्टिफाइड, यानी हमारी जो यूडाइस है अभी तक है वो सर्टिफाइड नहीं हुई है। तो ऐसे हमें क्या करना है साथियों, सर्टिफाइड करने के लिए सबसे नीचे स्टेप आती है साथियों, चलिए मैं नीचे लेके चलता हूं, चलिए यहां नीचे लेकर चलता हूं आपको। अब देखिए हमने स्टेप नंबर 40 है साथियों वैसे पूरी कर ली है, ठीक है। अब हमारे पास स्टेप नंबर आती है 41वीं यानी 41 वाली स्टेप, ये देखिए वैलिडेशन एंड कंपैरिजन। अब देखिए साथियों सबसे महत्वपूर्ण यही स्टेप हमारे लिए, क्योंकि अब तक हमने जो भी डाटा पीछे भरा है क्या वो कितना सही है या फिर गलत है। अगर कहीं मिसमैच है साथियों तो वो आपको इस वैलिडेशन में आपको बता देगा। अब देखिए ये लिखा कि प्लीज कंप्लीट ऑल द अबव सेक्शन टू वैलिडेशन, या वैलिडेट करने के लिए यानी वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपने जो पीछे जो स्टेप भरकर लेकर आए हो साथियों वो स्टेप को आप गहराई से जांच कर ले, क्योंकि एक बार अगर आप इसे वैलिडेशन करके कंप्लीट आप कर देते हो बाद में इसमें आप चेंजमेंट है वो नहीं कर सकते। तो साथियों इसका आपको ध्यान रखना है कि जो भी स्टेप आप कंप्लीट करके लेके आए हो क्या वो सही है या फिर गलत है। देखिए साथियों यहाँ स्टेप नंबर 1 आई है टीचर एंड इंस्ट्रक्शन वाली जो वर्क इन प्रोग्रेस है। चलिए इसको भी मैं कंप्लीट करता हूं, ओपन करता हूं इसे, और ओपन करने के बाद साथियों यहाँ पर एक है मार्क एज कंप्लीट कर देता हूं। यहाँ पर मार्क एज कंप्लीट नहीं किया गया था, इसी कारण ये जो स्टेप है साथियों कंप्लीट नहीं हुई। मैं बैक आता हूं और फिर से आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि वो स्टेप कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और जुड़ गया है कि कंप्लीटेड ऑल फॉर्म्स। यहां देख सकते हो आप स्क्रीन पर हमने टोटल स्टेप है वो साथियों कंप्लीट कर ली है इस तरह से, ठीक है। अगर कंप्लीट नहीं हुई है तो आपको यहां जो मैसेज है वो दिखा देगा कि वर्क इन प्रोग्रेस, और हर एक स्टेप के आगे साथियों आप देख सकते हो आसानी से कि कंप्लीटेड 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 यहां लिखा हुआ है। अब देखिए साथियों एक बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, अब इसे हमें डेटा वैलिडेशन आपको करना है साथियों, ठीक है। अब डेटा वैलिडेशन के लिए साथियों वैलिडेशन फॉर फील्ड डाटा यहां पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही डाटा वैलिडेशन पर अपन क्लिक करेंगे साथियों तो देखिए जितने भी स्टेप हैं वो हर एक स्टेप है आपको यहां शो कर देगा, ठीक है। अभी देखिए साथियों यहां पर इसका आगे जो स्टेटस है स्टेटस में कुछ भी नहीं है, स्टेटस है वो खाली पड़ा है, इस स्टेटस में कुछ भी नहीं है। जितनी भी ये स्टेप दे रखी हैं इन स्टेप के आगे स्टेटस दे रखा है। अब ऐसे हमें वैलिडेशन करना है साथियों, और नीचे आप आओगे ये देखिए वैलिडेशन का ऑप्शन है, यहां पर अपने को क्लिक करना है। यदि हमारी यूडाइस में जो भी स्टेप हमने भरकर लेकर आए हैं यदि उसमें कोई गलती रही है तो साथियों यहां एरर है वो आ जाएगा। तो चलिए अपन डाटा वैलिडेशन वो करते हैं साथियों, और डाटा वैलिडेशन के लिए वैलिडेट पे क्लिक करते हैं और अब देखते हैं कि अपना वैलिडेट सही है या नहीं सही है। तो देखिए साथियों यहाँ देख सकते हो सारे डाटा में सक्सेसफुली आ गए, लेकिन एक डाटा में अनसक्सेसफुली यहाँ आया है। तो अब इसका मतलब ये है साथियों, ये देखिए स्टेप नंबर, चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, स्टेप नंबर 3.2 और 3.3 में ये आया है रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट टीचर इंटर्ड फ्रॉम 3 मस्ट मैच विद रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट टीचर फॉर नंबर 3.3। इसका मतलब ये है कि जहां पर हमने टीचर की स्ट्रेंथ भरी थी, संख्या भरी थी, वहां वो सही नहीं है, क्योंकि कुछ तो हमने रेगुलर दिखा दिए और कुछ हमने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिखा दिए। लेकिन जहां पर हमने टीचर की डिटेल भरी थी, जहां पर टीचर का नाम है, उनकी जन्म तिथि है, अपॉइंटमेंट डेट है वो भरी थी, वहां पर हमने किसी टीचर की या तो रेगुलर की संख्या कम दिखा दी है या फिर साथियों कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो संख्या है वो ज्यादा दिखा दी, इसीलिए डाटा है वैलिडेटेड नहीं हो रहा है। तो ऐसे में साथियों आपको डाटा वैलिडेशन करना
करना है। तो चलिए वो स्टेप आपको मैं खोल के दिखाता हूं। हालांकि ये मैंने जानबूझकर किया था ताकि आपको एक गलती है वो समझा सकूं, ताकि वो गलती पकड़ में आ जाए और इस तरह से एरर को है वो आप समझ पाओ। तो चलिए मैं टीचर वाली डिटेल में चलता हूं साथियों, और टीचर वाली डिटेल में जाने के बाद आपको दिखाता हूं मैं। चलिए वापस आता हूं, जहां पर अपने टीचर की डिटेल हमने भरी थी वहीं चलते हैं। ये देखिए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ पे अपन क्लिक करते हैं और यहाँ पर अपने देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आया है साथियों, पार्ट टाइम यहाँ आया है। तो चलिए एक टीचर को मैं यहाँ पार्ट टाइम आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने जो टीचर की डिटेल भरी थी आगे। चलिए सेव और नेक्स्ट पे मैं आपको यहाँ क्लिक कर देता हूँ और पार्ट टाइम के एक टीचर को है मैंने यहाँ दिखाया था। तो चलिए देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी रेगुलर बेस। ये देखिए साथियों यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, हर एक यहाँ स्क्रीन पे देखिए आप, यहाँ इस तरह इस साइड में देखिए आप यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर रेगुलर आ रहा है, रेगुलर आ रहा है। और ये देखिए नंबर 3 में यहाँ ये देखिए पार्ट टाइम का एक टीचर आ रहा है, ठीक है। और फिर नीचे रेगुलर आ रहा है और कॉन्ट्रैक्ट बेस का एक ये टीचर है, एक टीचर 2 टीचर, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर हमारे 2 हो गए और रेगुलर बेस पे और सभी सारे हो गए। तो अब अपन वो डाटा वैलिडेट करते हैं साथियों और सेव एंड नेक्स्ट पे अपन क्लिक करते हैं। यहाँ से मार्क एंड कंप्लीट पे क्लिक करेंगे साथियों। यहाँ से अपन मार्क इसको कंप्लीट कर देते हैं और हमारी जो स्टेप है वो कंप्लीट सक्सेसफुली हो जाएगी, ठीक है। चलिए मैं बैक करता हूं और बैक करने के बाद वापस स्टेप को आपको वैलिडेट करके दिखाता हूं मैं नीचे। तो ये सारी स्टेप अपनी कंप्लीट है। डाटा वैलिडेशन पे वापस चलते हैं अपने यहाँ साथियों, वापस से डाटा वैलिडेशन पे चलते हैं और यहाँ देखिए अभी कोई स्टेटस नहीं आया हुआ है। फिर से अपन इसको वैलिडेट करते हैं। देखिए पहले हमारी जो स्टेप नंबर 3.2 थी वहां पर अनसक्सेसफुली आ रहा था। अब देखिए साथियों इसे सक्सेसफुली करके आपको मैं दिखाता हूं और ये देखिए सारी जो स्टेप है साथियों सक्सेसफुली ये हो गई है। तो इस तरह से यदि सारी स्टेप में सक्सेसफुली है तो साथियों इसका मतलब ये है कि हमारी जो डाइस है जो पहले हम भरकर लेकर आए थे वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, ठीक है। तो इस तरह से डाटा को वैलिडेशन अपने को करना है साथियों। अगर यहाँ पर कोई एरर मैसेज आता है, कोई रेड कलर में अनसक्सेसफुली आता है, तो उस स्टेप को आप पकड़ लीजिए। यहाँ पर देखिए साथियों स्टेप नंबर दे रखी है, यहाँ पर जो भी स्टेप नंबर दे रखी है उसी स्टेप को आपको खोलना है और यहाँ पर वो कारण है वो दर्शा रखा है। अगर आप ये इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसे हिंदी में करके देख लीजिएगा और फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं आपको बैग लेकर चलता हूं और अपने को DCF है वो डाउनलोड करनी है। लेकिन साथियों देखिए स्टेप नंबर जो 42 है वहां से अपन DCF है वो डाउनलोड करते हैं। और देखिए साथियों स्टेप नंबर 42 में 42 में डाउनलोड DCF के लिए ये बोल रहा है, ठीक है। यहाँ से हमें अपने जो DCF है यानी जो अभी डाटा हमने फिल किया है क्रॉस चेकिंग के लिए, रिकॉर्ड के लिए, वो हमें डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल ये जो लिंक है साथियों एक्टिव नहीं है, क्योंकि अभी जो UDICE है वो शुरू ही हुई है। ऐसे में इस लिंक को विभाग ने एक्टिव नहीं किया है और जैसे ही ये 5-4 दिन हो जाएंगे तो इस लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा। यहाँ से आप अपने UDICE जो आपने ऑनलाइन भरी उसकी जो DCF फाइल है, डाटा कैप्चर जो फॉर्मेट है, वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद साथियों आगे स्टेप नंबर 43, तो 43 के अंदर लिखा सर्टिफाइड स्कूल डाटा, यानी अपने जो ऑनलाइन अभी जो डाइस भरी है उसको हमें सर्टिफाइड भी करना पड़ता है। अगर हमारा जो स्टेप नंबर 41 में डाटा वैलिडेशन सही रहा और हमने DCF है वो डाउनलोड कर ली और डाउनलोड करने के बाद अपने स्कूल के डाटा को साथियों हमें सर्टिफाइड करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल ये लिंक भी है वो एक्टिव नहीं है और जैसे ही लिंक एक्टिव हो जाएगा तो साथियों यहाँ पर ग्रीन कलर है या एक्टिव के लिए ये ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ वो एक्टिव कर देना है। जैसे आप इसे एक्टिव करोगे तो साथियों आपकी जो फाइल है वो विभाग के पास है वो पहुंच जाएगी। उसके बाद जो आपने DCF है वो जो वेरीफाइड है साथियों, वेरीफाइड DCF आपको डाउनलोड करनी है। लेकिन ऊपर वाली जो DCF आप डाउनलोड करोगे तो वो वेरीफाइड नहीं होगी और सर्टिफाइड करने के बाद साथियों आपको दोबारा से जो DCF फाइल है वो डाउनलोड करनी है और डाउनलोड करने के बाद साथियों उसको आपको अपने संबंधित ब्लॉक एजुकेशन डिपार्टमेंट या CBO ऑफिस में लेकर जाना है और वहां से यदि सब कुछ सही रहा तो वहां से CBO ऑफिस से आपकी UDICE को एकदम एक्टिव और वेरीफाई कर दिया जाएगा। जब तक ये CBO इसे वेरीफाई नहीं करेगा तब तक साथियों अपनी जो डाइस है वो वेरीफाइड नहीं मानी जाएगी। भले ही हमने यहाँ पर सारी स्टेप है वो सही कर ली हो, कंप्लीट कर ली हो, सही कर ली हो, लेकिन अगर CBO ऑफिस से या फिर ब्लॉक लेवल एजुकेशन डिपार्टमेंट से यदि वो एक्टिव नहीं की जाएगी, वेरीफाई नहीं की जाएगी, तब तक हमारी UDICE भरी हुई नहीं मानी जाएगी। और जब तक साथियों हमारी
डाइस है वो वेरीफाइड कर दी जाएगी। तो साथियों हमारे इसके आगे वेरीफाइड का ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अपन अपनी यूडाइस को ऑनलाइन भर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे साथियों। इसके अलावा यूडाइस को ऑनलाइन भरते समय अगर आपको कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और साथियों मुझे बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे। और जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की जो जानकारियां हैं समय समय पर वो मिलती रहेंगी। और चलते चलते साथियों आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि शिक्षा जगत से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। साथियों इस वेबसाइट पर आपको शिक्षा जगत से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी समय समय पर वो मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।